वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 12th क्लास का फर्स्ट बुक का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। आपके चैप्टर का भाई नाम जो है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है। सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले भाई आप लोग फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, तभी आप लोगों को ये सेकंड चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि भाई जो सेकंड चैप्टर का बेस है वो पूरा फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, सारी टोटली बातें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। ठीक है। बेशक आपके सिलेबस में हो या ना हो, बट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई फर्स्ट चैप्टर में जो चीज़ पढ़ाई गई है उससे रिलेटेड घुमा के जो है क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। बाकी भाई हम इसके नाम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। भाई चैप्टर के नाम में बताया गया है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है। तो दो ध्रुवीयता का यहाँ पे मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखो भाई, विश्व में दो महाशक्ति थी। महाशक्ति यानी कि सबसे बड़ी पावर जिसे हम कहते हैं, सबसे बड़े देश जिसे हम कहते हैं पावर के नज़रिए से। तो कौन कौन थी भाई? आपका यूएसए था यानी कि अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ था भाई सोवियत संघ। सोवियत संघ में यहाँ पे 15 देशों का एक ग्रुप था, तो इसको ही हम कहते हैं सोवियत संघ। ठीक है। तो ये दो गुट थे, ठीक है ना, दो तरफ थे यहाँ पे। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही थी। किस बात की लड़ाई चल रही थी? लड़ाई इस बात की चल रही थी कि एक महाशक्ति बनेगा पूरे विश्व में, और वो कौन होगा? अमेरिका चाहता था कि मैं हूँ, और सोवियत संघ चाहता था वो मैं रहूँ। ठीक है ना। यानी कि पूरे विश्व में अमेरिका चाहता था मेरी चले, और सोवियत संघ चाहता था मेरी चले। ठीक है। जैसे आगे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, अगर आप पढ़ के आए हो तो। ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, जो पूरी दुनिया थी वो दो हिस्सों में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भाई कुछ देश जो थे वो अमेरिका की तरफ साथ देने लग गए, और कुछ देश जो थे वो साथ देने लग गए भाई सोवियत संघ की तरफ। तो जो विश्व है पूरा वो दो ध्रुवों में बढ़ गया था, यानी कि दो तरफ हो गया था पूरा विश्व। ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं दो ध्रुवीयता। ठीक है। समझ में इतना तो आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर में आगे ही बोला गया है दो ध्रुवीयता का अंत। तो अंत से हमें समझ में आ रहा है कि भाई या तो फिर दोनों खत्म हो गए होंगे या कोई एक खत्म हुआ होगा। तो भाई दोनों तो खत्म नहीं हुए, बट ये जो सोवियत संघ है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल से ख़त्म हो चुका था। ठीक है ना। आप कब ख़त्म हुआ था? ये भाई 1991 में आपका ख़त्म हुआ। ठीक है ना। ये आपका 1991 में ख़त्म हुआ। तो ये जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, ये फर्स्ट चैप्टर में आप डीप में पढ़ोगे, तो मैं प्लीज़ प्रेफर करूँगा आप लोग जाके ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अब आपके इंट्रोडक्शन से, यानी कि चैप्टर के परिचय से। ठीक है। तो भाई फर्स्ट आपके पॉइंट क्या कहता है? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार थी। यह दीवार 1961 में बनी थी, और 28 वर्षों बाद इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिरा दिया गया। ठीक है ना। यानी कि भाई आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। भाई ये जो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी ना, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, ठीक है ना, ये इसे शीत युद्ध कहा है। इस लड़ाई को शीत युद्ध कहा है। शीत युद्ध क्यों कहा है? क्योंकि भाई इनके बीच खून खराबे वाली लड़ाई नहीं थी बिल्कुल भी, एक दूसरे की होड़ कर रहे थे। यानी कि हथियार मेरे से ज़्यादा हों तो हथियार बना रहे थे, विचारधारा को लेके एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ों में होड़ कर रहे थे। तो ये एक तरीके से लड़ाई थी, बट इनके बीच में कभी भी कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ, यानी कि खून खराबे वाली लड़ाई नहीं हुई। तो इस वजह से हम कहते हैं इस लड़ाई को ही शीत युद्ध। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, इसका सबसे बड़ा प्रतीक क्या है भाई? बर्लिन की दीवार, यानी कि इसकी सबसे बड़ी निशानी बर्लिन की दीवार है। अब ये क्या भला है भाई, बता देता हूँ। ठीक है। देखो भाई, आपने यूरोप महाद्वीप तो आप लोगों को पता ही होगा वर्ल्ड मैप में कहाँ है। ठीक है ना। अफ्रीका के जस्ट ऊपर है आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है। यूरोप महाद्वीप में भाई एक आपका देश है जर्मनी नाम का। ठीक है। जर्मनी की भाई राजधानी है बर्लिन। ठीक है। अब बर्लिन में भाई एक दीवार खींच दी गई ऐसे बीचों बीच। ठीक है। दीवार कितने मीटर लंबी थी भाई? वो आपकी 150 किलोमीटर लंबी थी दीवार। ठीक है। अब ये जो दीवार खींच दी गई, इसी दीवार को बताया जाता है कि ये सोवियत संघ और जो अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, ये जो लड़ाई चल रही थी, इसका प्रतीक है, यानी कि सबसे बड़ी निशानी ये दीवार है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की लड़ाई का। तो आप लोगों को इतना समझ में आ चुके होगा। ठीक है ना। इस दीवार को भाई बनाया कब गया था? ये 1961 में इस दीवार को बनाया गया था, और भाई इसे 28 वर्ष तक ये दीवार जो है खड़ी रही, सही सलामत 28 वर्षों तक टिकी रही। बट भाई 9 नवंबर 1989 को जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब वो क्यों गिरा दिए, ये सारी बातें भाई आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में, इस वजह से कह रहा हूँ आप जरूर फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं भाई आपके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया गया है यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी, तथा यह पूर्वी तथा पश्चिम बर्लिन को अलग अलग करती थी। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ सुन लो भाई, ये मान लो ये ला बर्लिन। ठीक है ना। बर्लिन में ये रही दीवार हमारी 150 किलोमीटर तक, इसे कहते हैं हम बर्लिन की दीवार, शीत युद्ध का प्रतीक। ठीक है। तो भाई ये पूरी 150 किलोमीटर लंबी थी ये दीवार, और ये पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को अलग अलग करती थी। यानी कि पूर्व वाला हिस्सा ये होता है और पश्चिम वाला हिस्सा ये।
तो ये पूर्व और पश्चिम वाले हिस्से को अलग अलग करती थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये दीवार ही इस वजह से बनाई गई थी क्योंकि इतना जो हिस्सा था बर्लिन में ये आता था भाई सोवियत संघ के अंडर में और ये वाला आता था भाई अमेरिका के अंडर में। तो इस वजह से इनके जो जनता है, लोग हैं, यहाँ पे इधर उधर ना जाएं, ठीक है ना। तो इस वजह से ही दीवार बीच में बना दी गई। तो आप लोग सोच सकते हो किस तरीके की लड़ाई चल रही थी, मतलब खून खराबा नहीं हो रहा, एक तरीके से एक दूसरे की होड़ कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं एक दूसरे से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें डीप में ज़रूर पढ़ लेना आप अपने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं आपके मेन हेडिंग की, जो आपके चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सोवियत प्रणाली क्या है, ये आपकी हेडिंग भी होगी बुक में, तो आप देख लीजिएगा। और एक और चीज़ बता दो भाई, साथ साथ ये सब चीज़ें नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना। अब सोवियत प्रणाली क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो सोवियत संघ था इसकी बात कर रहे हैं हम बेसिकली, कि ये कैसे बना था, कब अस्तित्व में आया, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई 1917 में रूसी क्रांति पूंजीवाद के विरोध में हुई, जिसके बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यूएसएसआर भाई ये कौन सी नई बला है, जो मैं अभी सोवियत संघ बार बार बोल रहा हूँ ना, तो उसको भाई इंग्लिश में शॉर्ट में हम कहते हैं यूएसएसआर। तो आप लोगों को ये चीज़ भी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ये जो यूएसएसआर है ये कैसे बना। देखो भाई क्या हुआ था, रूस नाम की जगह थी, आप लोगों को पता ही होगा वर्ल्ड मैप में रूस कहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पे भाई क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हुआ। किस चीज़ के लेकर बदलाव हुआ, पूंजीवाद। पूंजीवाद एक विचारधारा है, आप थोड़ा सर्च करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सरकार को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती इसमें, ठीक है ना, पूंजीवाद में। तो भाई इसमें क्या हुआ, इस वाली जो सिस्टम था ना, ये पूंजीवाद वाला सिस्टम, इसको बदलने के लिए रूस के अंदर भाई 1917 में क्रांति हुई। यानी कि क्रांति का मतलब बदलाव लाया गया, जनता ने थोड़ा प्रेशर बनाया, विरोध करा भाई, आंदोलन वगैरह करे, ठीक है ना, उससे बदलाव आया रूस में। तो उसी को हम कहते हैं रूसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति। इस क्रांति के बाद ही भाई यूएसएसआर जो है अस्तित्व में आया। भाई यूएसएसआर के साथ साथ और भी देश थे बहुत सारे जो ऐसा चाहते थे कि ये पूंजी वाला सिस्टम जो है ये ख़त्म हो जाए अच्छे से, ठीक है ना, ये पूंजीवाद वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए और समाजवाद साम्यवाद वाली सिस्टम जो है वो आ जाए। तो भाई ये जितने भी देश चाहते थे, टोटल 15 देश थे, इन लोगों ने आपस में एक ग्रुप बना लिया ताकि ये स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर सके, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इस ग्रुप को ही भाई कहते हैं हम यूएसएसआर या सोवियत संघ। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पढ़ते हैं भाई आपका नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, सोवियत संघ में एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे, ठीक है ना। अब ये जो सोवियत संघ था भाई, यानी कि जो 15 देशों का ग्रुप था, तो भाई इसमें सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था। भारत में क्या होता है भाई, बहुत सारी पार्टियां हैं, बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी थी और वो पार्टी का नाम क्या था भाई, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। और भाई इसको कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया किसने था, व्लादिमीर लेनिन ने। याद रखना भाई, एक नंबर में पूछ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए क्योंकि सोवियत संघ ने इन्हें फासीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। इन देशों को ही दूसरी दुनिया कहा जाता है। देखो भाई क्या हुआ, यूरोप मैंने आपको बताया अफ्रीका के ऊपर है, ठीक है ना। तो पूर्वी यूरोप और भाई पश्चिमी यूरोप को आपको पता ही होगा, ये वाला हिस्सा पड़ता है भाई पश्चिमी यूरोप और ये वाला हिस्सा पड़ेगा आपका पूर्वी यूरोप का, ठीक है ना। तो भाई यूरोप में यहाँ पे क्या हुआ, जो ये यूरोप के देश, यहाँ पे जो देश थे यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे, तो ये सारे देश जो थे ये सोवियत संघ के अंडर में आते थे। सोवियत संघ के अंडर में क्यों आते थे, क्योंकि भाई सोवियत संघ ने इन्हें फासीवादी ताकतों से मुक्त कराया था, यानी कि इन्हें आज़ाद कराया था, ठीक है। इस वजह से पूरा जो कंट्रोलेशन था, ये जो पूरे लोग थे यहाँ पे जो देश थे, ये पूरी तरीके से सोवियत संघ को ही सपोर्ट करते थे, इसी को ही सबसे ज़्यादा मेन मानते थे। और इसमें से बहुत सारे देश जो हैं, 15 देश बताए थे ना मैंने टोटल, तो कुछ देश भाई सोवियत संघ में शामिल भी हुए थे। तो आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ये जो भाई यूरोप का जो इस तरफ वाला हिस्सा था, इसको हम कहते हैं दूसरी दुनिया, और जो इस तरफ वाला हिस्सा था इसको हम कहते हैं पहली दुनिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरी दुनिया के बारे में भी आप पढ़ोगे, वो आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में, तो आप प्लीज़ ज़रूर एक बार फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं भाई आपके अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी तथा यहाँ विशाल ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात बहुत था। तो भाई ये जो हमारा सोवियत संघ था, 15 देशों का जो ग्रुप था सोवियत संघ, ठीक है ना, इसमें भाई जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थ का मतलब होता है भाई पैसे, ठीक है, अर्थ का मतलब होता है पैसे।
और व्यवस्था मतलब आप लोगों को पता ही है सिस्टम, यानी कि पैसों का जो सिस्टम था, यानी कि जहाँ से पैसे आते थे तो ये सब चीज़ें कैसी थी, योजनाबद्ध तरीके से थी, यानी कि प्लानिंग के साथ की जाती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसी टाइप से भाई ये सारी जो सिस्टम था ये पूरा राज्य के नियंत्रण में था। राज्य मतलब भाई यहाँ पे आपका गवर्नमेंट से है, ठीक है ना, यानी कि सरकार से है। पॉलिटिकल साइंस की ये हिडन लैंग्वेज है, कहीं कहीं पे राज्य का यूज़ भाई स्टेट के लिए होता है, तो कहीं कहीं पे आपका गवर्नमेंट के लिए होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में ना होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सोवियत संघ था, सोवियत संघ में भाई जो पैसों की व्यवस्था थी बिल्कुल प्लान तरीके से की जाती थी, साथ ही साथ ये जो पूरी व्यवस्था होती थी, पूरा सिस्टम होता था पैसों वाला, ये पूरा होता था राज्य के नियंत्रण में। आप साफ सीधा सा समझाऊं, यानी कि देश में जितने भी कारोबार, काम धंधे वगैरह जितने भी चलते थे सारे प्लान के साथ किए जाते थे, और ये सारे किसके कंट्रोलेशन में होते थे, सरकार के कंट्रोलेशन में होते थे। तो आप लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। और भाई यहाँ पे और क्या क्या था जो सोवियत संघ में, यहाँ पे भाई ऊर्जा के बहुत ज़्यादा संसाधन थे, खनिज वगैरह बहुत था, तेल वगैरह बहुत था, लोहा बहुत था, इस्पात बहुत था, तभी तो भाई एक महाशक्ति था ये, क्योंकि इतनी सब चीज़ें हैं यहाँ पे, तो सोचो कितनी बड़ी पावर होगी ये। तो आप लोगों को ये सारे रीज़न समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, सोवियत संघ में पिन से लेके कार तक का उत्पादन किया जाता था और सरकार आधारभूत सुविधा कम दरों में मुहैया कराती थी। यानी कि जो सोवियत संघ था यहाँ पे भाई पिन से लेके कार तक की हर एक चीज़ बनाई जाती थी, यानी कि इसी देश के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ थी, कहीं आपको बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत में भाई, भारत जो है बाहर के देशों से बहुत सारी चीज़ें मंगाता ना, यहाँ इन्हें बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती थी बाहर के देशों से मंगाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिन से लेके कार तक का मतलब है, यानी कि हर एक चीज़ यहाँ पे ये खुद ही बना ले करते थे, यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना। और भाई जो आधारभूत सुविधा होती हैं, आधारभूत सुविधा का मतलब क्या होता है भाई, आधारभूत सुविधा के मतलब क्या होता है भाई, जैसे खाना पीना हो गया आपका, शिक्षा हो गई, ठीक है ना, रहने के लिए घर वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं, स्वास्थ्य वगैरह हो गई, यानी कि हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं भाई, ये इन्हें सरकार बहुत ही कम दामों में प्रोवाइड कराती थी। तो भाई ये वाला सिस्टम जो है इनका आधारभूत सुविधा वाला, ये हमने भी लिया है, ठीक है ना। जैसे कि आप भाई दिल्ली में कह रहा हूँ, आप भारत में देखते हो कि भाई सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, शिक्षा के लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल वगैरह मिल जाएंगे, और बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको शेल्टर वगैरह भी मिल जाएंगे गरीब लोगों के रहने के लिए। तो यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हमने भाई सोवियत संघ से उठाई हैं और कुछ अमेरिका से, पूंजीवाद से उठाई हैं, ठीक है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारी जो पैसे की व्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, समय के साथ साथ सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और प्रणाली सत्तावादी हो गई। अब भाई क्या हुआ, ये जो सोवियत संघ है ना हमारा, ठीक है ना, सोवियत संघ में क्या हुआ भाई, मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई जितने भी अधिकारी थे, नौकरशाही का मतलब होता है भाई अधिकारी, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बंदे थे, सारे अधिकारी लेवल के जो बंदे थे, इन सबको ही जो प्रभाव है इन सबका ही बढ़ता चला गया, यानी कि इनकी पावर बढ़ती चली गई, इन लोगों का ही सारा बोलबाला होता चला गया, ठीक है ना। ये अपने मन से सब कुछ करने लगे, ये अधिकारी लेवल के जो लोग होते थे सब अपने मन से करने चले गए। अब ऐसे में जो प्रणाली थी, यानी कि जो पूरा सिस्टम था, ये पूरा बेकार हो गया, सत्तावादी हो गया, यानी कि सब अब पैसों की लालच में काम करने लगे, ठीक है ना, भ्रष्टाचार वगैरह करने लगे। तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, अब नागरिकों का जीवन कठिन हो गया और लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई। अब और भाई सिस्टम जो है और गलत होता चला गया। यहाँ पे भाई सबसे पहले तो भाई जो इनके अधिकारी वगैरह थे, इनको भाई स्पेशल अधिकार वगैरह दे दिए गए, ठीक है ना, और इनका भाई लेवल अप कर दिया गया, और हर जगह इन्हीं की चलती थी, जो अधिकारी कहेंगे वही सुना जाएगा, वही होगा, ठीक है ना, और पावर वाले लोगों की चलती थी यहाँ पे, यानी कि सत्तावादी हो गए थे, ठीक है ना। अब भाई ये जो नागरिक है ना, नॉर्मल जो नागरिक थे, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उनका जीवन और कठिन होता चला गया। क्यों? क्योंकि ये भाई यहाँ पे अब धीरे धीरे बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। वो दिक्कतें क्या थी वो सब भाई आगे पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है ना, डीप में। और क्या हुआ भाई, यहाँ पे लोकतंत्र जो है और अभिव्यक्ति, ठीक है ना, अभिव्यक्ति यानी कि इनको अपने विचार प्रकट करने तक की आज़ादी तक छीन ली, यानी कि अब ये सरकार के बारे में या सरकार सिस्टम के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, ना छाप सकते न्यूज़पेपर में, ना कुछ कर सकते। तो भाई ऐसे में ये लोग क्या करते थे, कार्टून के जरिए अपने विचार प्रकट करते थे, ठीक है ना। तो यानी कि बहुत गलत हुआ था इन लोगों के साथ। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें डीप में थोड़ा पढ़ने को मिलेंगी अगर आप थोड़ा फर्स्ट चैप्टर को ही पढ़े हुए, ठीक है ना। आपको फर्स्ट
देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये तीनों चैप्टर भाई एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप 3 चैप्टर को पढ़ते हो, बेशक आपके मान लो सिलेबस में तीनों चैप्टर ना हो, बट आप इन तीनों चैप्टर को पढ़ते हो तो भाई आप पूरा अच्छे से डीप में इनकी स्टोरी जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पढ़ना ज़रूर भाई, मैं प्रेफर ज़रूर करूँगा, ठीक है ना। चलो भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं भाई। सोवियत संघ की विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भाई आपका, तो देख लेते हैं सोवियत संघ की विशेषता। अभी हमने ये पढ़ा कि भाई सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है ना, हमने पूरा पढ़ा जो सोवियत संघ था इसमें पूरा सिस्टम वगैरह कैसा था, ठीक है ना, ये सोवियत संघ बना कैसा था, ये सारा चीज़ें पढ़ी हमने। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ थी, ये जो सोवियत संघ था इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या थी, विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या गुण थे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, और एक्सटेंड करके तो आप ये लिख ही सकते हो, इसे थोड़ा डीप में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट भाई, क्या विशेषता थी पहले तो भाई विशाल ऊर्जा संसाधन, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि भाई सोवियत संघ के पास बहुत सारे विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये खुद ही बना ले करते थे, बहुत सारी चीज़ें खुद ही डेवलप कर लेते थे, तो इन्हें कहीं से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। यानी कि ऊर्जा के संसाधन बहुत थे, पेट्रोल वगैरह बहुत था इन लोगों के पास, ठीक है ना, और भाई कोयला वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, फैसिलिटीज़ पूरी थी इनके पास। ऊर्जा के संसाधन जिनसे ऊर्जा बनती है वो सारी चीज़ें थी इनके पास, ठीक है। और क्या था भाई इन लोगों के पास, उन्नत उपभोक्ता उद्योग, यानी कि भाई मैंने बताया था यहाँ पे पिन से लेके कार तक की चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पे जो उपभोक्ता उद्योग था, कहने का मतलब है यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह थी भाई इतनी अच्छी डेवलप थी, यहाँ पे हर एक चीज़ बना लेती थी, यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हर एक चीज़ डेवलप जो है अच्छे से हुआ करती थी यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दूसरा वही पॉइंट है हमारी, दूसरी विशेषता क्या है हमारी, तीसरी विशेषता है हमारी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखो भाई मैंने बताया था भाई यहाँ पे जो पैसों की जो अर्थव्यवस्था होती थी, अर्थव्यवस्था जो होती थी ये पूरी सरकार के अंडर में होती थी। पैसों का जो सिस्टम होता था पूरा का पूरा सरकार के अंडर में होता था, और यहाँ पे बिल्कुल प्लान तरीके से किया जाता था हर चीज़, ठीक है ना। तो भाई ये पूरी दुनिया में कितने सारे देश है आप सब जानते हो, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे थी भाई अमेरिका, पैसों के मामले में पहले नंबर पे कौन थी, अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन थी, सोवियत संघ। तो ये भी एक इसकी खासियत वाली बात हुई, ठीक है ना, यानी कि इसकी एक विशेषता हुई। चौथा पॉइंट क्या है भाई, राज्य यानी कि सरकार, मैंने पहले ही बताया था राज्य का यहाँ पे स्वामित्व था। स्वामित्व का मतलब होता है भाई बोलबाला था, यानी कि राज्य के ही अंडर में हुआ करता था, यानी कि सरकार के अंडर में थी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, जितने भी सिस्टम चलते थे, जितनी भी फैसिलिटीज़ थी A to Z सब सरकार के अंडर में थे। और इसके अपोजिट था बिल्कुल यूएसए में, अमेरिका जो होता है ना, ठीक है ना, अमेरिका में बिल्कुल इसके अपोजिट था। तभी तो भाई आपस में लड़ाई चल रही थी इनकी, ठीक है ना, इस चीज़ों को भी लेके कि भाई दुनिया में क्या चीज़ फॉलो की जानी चाहिए, जो बाकी सारे देश हैं और छोटे छोटे वो किस सिस्टम को फॉलो करेंगे, अमेरिका वाले को या सोवियत संघ वाले को। तो इन्हीं चीज़ों को लेके लड़ाई थी इन लोगों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता था सोवियत संघ के। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, सोवियत संघ में भाई सरकार का स्वामित्व था, यानी कि सरकार की ही चलती थी मेनली, ठीक है ना। बात करते हैं भाई आपके फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, उन्नत संचार प्रणाली, यानी कि भाई यहाँ पे संचार प्रणाली क्या है मैं पहले समझा दूं। उन्नत का तो मतलब पता ही होगा आपको, अच्छा, ठीक है ना। संचार प्रणाली यानी कि जिससे आप अपने विचार आदान प्रदान कर सको, यानी कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे आपके विचार प्रकट हो सके। तो यहाँ पे बहुत उन्नत अच्छी संचार प्रणाली थी, ठीक है ना, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी आपके विचार को प्रकट करने के लिए, रेडियो वगैरह सब था यहाँ पे, टीवी वगैरह, उन्नत संचार प्रणाली थी। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं भाई। छठा पॉइंट आपका क्या है, अच्छी आवागमन सुविधा, ठीक है ना, यानी कि आने जाने की जो सुविधा होती थी ना वो भी बहुत अच्छी थी, यानी कि जो ट्रैवलिंग वगैरह थी यहाँ पे बहुत अच्छी थी, आने जाने का जो सिस्टम था पूरा बहुत अच्छा था। हो सकता है रेल वगैरह भी हो यहाँ पे, तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक्सटेंड करके तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। बात करते हैं भाई आगे 7वें पॉइंट के। तो भाई 7वें पॉइंट में आप लोग बताया गया आधारभूत सुविधा कम दरों में, जैसा कि मैं ऊपर भी पढ़ा चुका हूँ भाई। जो आधारभूत सुविधा होती है जैसे कि आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हॉस्पिटल वाली जो फैसिलिटीज़ वगैरह हो गया, और भाई खान पान हो गया आपका, ठीक है ना, रहने वहने की जगह, ये आधारभूत सुविधाएं हैं, यानी कि कुछ बेसिक सुविधाएं हमारे जीवन को रहने के लिए, व्यतीत करने के लिए, ठीक है ना। तो भाई ये जो सुविधा जितनी भी होती थी ये सरकार बहुत ही कम दामों में प्रोवाइड कराती थी, जो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है ना। और यही चीज़ हमने भी अपनाई है भारत में, क्योंकि प्राइवेट भी है, मैं मानता हूँ प्राइवेट भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे हमारा में गवर्नमेंट वाला भी सिस्टम है, ताकि भाई जो गरीब लोग हैं वो अपना फ़ायदा उठा सकें, वो भी रह सकें, ठीक है ना, वो भी अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। अगला है भाई 8वां पॉइंट हमारा, वो है
एक पार्टी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिर्फ सोवियत संघ में एक ही पार्टी है, वो उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके संस्थापक कौन थे भाई? व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को आप एक्सटेंड करके देख सकते हो, यहाँ पे एक ही पार्टी का सिस्टम था, ठीक है। और भी भाई विशेषता वगैरह हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, सिर्फ आप इस वीडियो से पढ़ के मत रहिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। बुक ज़रूर पढ़ोगे तो आपको बुक भी बहुत हलवा लगेगी, बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। और इन्हें एक्सटेंड कैसे करना है, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक सब कुछ एक्सटेंड कर दोगे। वैसे आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ ही गए होगा कैसे एक्सटेंड करना है आप लोगों को, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है भाई, आपकी बुक में भी दे रखी होगी, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब भाई जो सोवियत संघ है, मैंने बताया था शुरू में ही आप लोगों को, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोवियत संघ जो है वो खत्म हो गया था, उसका पतन हो गया था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। तो भाई कुछ रीजंस रहे होंगे, रीजन वगैरह पढ़ेंगे सारे, अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई क्या है, मैं आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और यूएसएसआर की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारना चाहा, ठीक है। अब देखो भाई, मैंने सोवियत संघ के बारे में तुम्हें इतनी सारी अच्छाइयाँ पढ़ा दी ऊपर, ये देखो इतनी सारी अच्छाइयाँ थी यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छाइयाँ थी तो इसका विघटन कैसे हुआ होगा, यानी कि ये ख़त्म कैसे हो गया, जब इतनी सारी अच्छाइयाँ थी तो ये ख़त्म क्यों हो गया भाई, जब इतनी अच्छाइयाँ थे। अब भाई ये जो अच्छाइयाँ हैं ना, ये धीरे धीरे भाई आप लोगों की बदलती चली गई बुराइयों में। अब बुराइयों में कैसे बदलती चली गई, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो भाई। यहाँ पे क्या होता था भाई, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी तुम्हें पता ही है, तो इसके भाई महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव। महासचिव तुम राष्ट्रपति कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति बने भाई 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के। और भाई यूएसएसआर जो यहाँ पे गड़बड़ी आती जा रही थी ना, यूएसएसआर में जो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, यानी कि सोवियत संघ में बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी, इन्होंने भाई उसे सुधारने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा उन्हें सुधारने की कोशिश करी। अब क्या क्या कोशिश करी ये सब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भाई कि गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई जिसका कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। अब भाई ये जो गोर्बाचेव महासचिव बने थे, राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने भाई सुधार लाने के लिए नीतियां चलाई। कौन कौन सी नीतियां चलाई भाई? सुधार लाने के लिए उन्होंने लोकतांत्रिकरण वाली नीति चलाई, यानी कि कुछ सुधार लाने की कोशिश करी इन्होंने। जो सिस्टम सारा पूरा करप्ट होता चला गया था, मैंने बताया था भाई बहुत सारा सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ी आने लग गई थी। क्या गड़बड़ी आई थी धीरे अभी बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ में सुधार करने की कोशिश करी, ठीक है। अब ऐसे में भाई हुआ क्या, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, इन लोगों ने इसका ही विरोध कर दिया गोर्बाचेव का। अब ये क्यों विरोध करा ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि भाई अधिकारियों को, मैंने बताया था अधिकारियों को स्पेशल अधिकार मिल गए थे, ठीक है ना। इन्हीं का ही बोलबाला चल रहा था अधिकारियों में, पूरे सिस्टम में जो ये चाहते थे वो होता था, ठीक है ना। तो यानी कि पूरी तरीके से इनका ही बोलबाला था। तो भाई ऐसे में ये विरोध तो पूरा करेंगे, तो बिल्कुल इन लोगों ने विरोध करा। अगर इस सिस्टम को कोई बदलना चाहेगा तो विरोध तो बिल्कुल होगा। तो इन लोगों ने विरोध करा गोर्बाचेव का, इस नीति का, ठीक है ना। बात करते हैं भाई आगे। 1991 में तख्ता पलट हो गया और इसमें बोरिस येल्तसिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा वह आम चुनाव भी जीत गए। अब भाई क्या हुआ, ये गोर्बाचेव का बहुत दबा के विरोध करा, इनकी लोकतंत्रीकरण की जो नीति थी इसका भी बहुत तरीके से विरोध करा। अब भाई सारा सिस्टम जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के हाथ में ही था तो इन लोगों ने गोर्बाचेव को हटा दिया। कब हटा दिया? 1991 में हटा दिया। तख्ता पलट का मतलब इसे हटा दिया। अब इन्हें हटाने के बाद कौन आया भाई? महासचिव कौन बना? बोरिस येल्तसिन, ठीक है ना। ये इनका चुनाव कराया गया और जीता कौन? बोरिस येल्तसिन, ठीक है। बात करते हैं आगे भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई? 1991 में दिसंबर में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, ठीक है ना। अब भाई मैंने आप लोगों को बताया ही था कि सोवियत संघ में बहुत सारी कमियां आती चली गई, तो धीरे धीरे अब कमियों को सुधारने की कोशिश करी किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। अब मिखाइल गोर्बाचेव को भी हटा दिया। वैसे में भाई जनता ने भी विरोध कर दिया पूरी तरीके से। सिस्टम भाई जब पूरा ही करप्ट हो जाएगा, पूरी देश में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ऐसे में भाई जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ को ख़त्म करने का, यानी कि जो पूरा 15 देशों का ग्रुप था, इस चीज़ को ख़त्म करने का पूरा जो है इन लोगों ने घोषणा ही कर दी, ठीक है ना। किस ने? रूस ने, यूक्रेन ने और बेलारूस में। इन तीनों की यहाँ पे भाई ज़्यादा चलती थी, इस वजह से इन तीनों ने ही मेनली
घोषणा करी और फिर धीरे धीरे भाई 15 के 15 देश जो हैं वो अलग अलग हो गए। अब ग्रुप में नहीं थे, अब यहाँ पे 15 ग्रुप में 15 के 15 देशों में एक ही सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब ऐसा इन लोगों ने ठान लिया, इस वजह से पूरा जो सोवियत संघ है ये खत्म हो गया, ठीक है। अब सोवियत संघ के गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। अब भाई ये 15 देश थे, यानी कि भाई अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कोई पूछे कि भाई सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन आप लोगों को पता चल ही गया होगा 1991 में हो गया था दिसंबर में, ठीक है ना। किसने करवाया भाई, 3 बड़े गणराज्य थे, रूस इनमें सबसे ज़्यादा मेन था, ठीक है ना। तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने, इन तीनों ने सबसे पहले घोषणा करी कि भाई अब हम सोवियत संघ से अलग हो रहे हैं। तो ऐसे कर करके सब अलग हो गए, तो ऑटोमेटिक जो है सोवियत संघ टूट गया, ठीक है ना। तो भाई जो 15 के 15 जो देश थे, इन लोगों ने भाई पूंजीवाद को और लोकतंत्र को अच्छा बताया, इन लोगों को अपनाने की कोशिश करी, इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करी। ये जो पूंजीवाद वाला सिस्टम था मैंने बताया था, ये अमेरिका में चलता था, ठीक है ना। अब भाई इन्हें लगा कि हमारा जो समाजवादी साम्यवादी जो सिस्टम था ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, इसने हमें बर्बाद कर दिया, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, इनके सब कुछ सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। तो इन्होंने सोचा पूंजीवाद वाले को अपना के देखते हैं, जो अमेरिका में सिस्टम चल रहा था, ठीक है ना। तो इन लोगों ने उसे अपना आधार बना लिया, उसी को अपनाने की कोशिश करी, ठीक है। बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया तथा सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। अब भाई ये जो रूस था मैंने बताया था आपको, 15 के 15 गणराज्यों में सबसे ज़्यादा 15 के 15 जो गणराज्य थे, यानी कि 15 के 15 जो देश मिलके सोवियत संघ बना था, इनमें सबसे ज़्यादा मेन जो माना जाता था ना वो रूस को माना जाता था। तो ये भी एक तरीके से गलत बात है भाई, 15 देश जब ग्रुप हैं तो मेन सिर्फ रूस को ही क्यों माना जा रहा है, मतलब रूस को कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त किए थे। तो ये भी एक विघटन का इसका कारण हो सकता है, अभी कारण पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे ये आप हेडिंग देख रहे होगे तो कारण ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो रूस है जब विघटन हो गया पूरा, जब सोवियत संघ जो था इसका जो पूरा विघटन हो गया सोवियत संघ था, तो भाई जो सोवियत संघ के पास जितनी भी पावर थी, जितनी भी इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे जितनी भी पावर मिली हुई थी वो सब रूस को दे दी गई, क्योंकि रूस को ही उत्तराधिकारी मान लिया गया सोवियत संघ का। उत्तराधिकारी का मतलब आप समझते होगे, नहीं समझते होगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई क्या है, राजा है, ठीक है ना। राजा के बाद उसका बेटा और उसके बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, ठीक है ना। यानी कि राजा के बाद बेटा ना मान के कोई और, यानी कि राजा के बाद जो भी उसकी गद्दी में बैठेगा तो उसे उत्तराधिकारी बताया जाता है, ठीक है ना। इसी टाइप से इसके बाद जो बैठेगा तो ये इसका उत्तराधिकारी हो गया। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुके। इसी तरीके से भाई जो सोवियत संघ की जितनी भी पावर थी वो अब रूस को दे दी गई। इसमें से भाई एक पावर यहाँ पे मेंशन की गई है, सुरक्षा परिषद में भाई सोवियत संघ के पास वीटो पावर थी, वो किसे मिली, रूस को मिली, ठीक है ना। अब ये वीटो पावर वगैरह क्या है, ये सुरक्षा परिषद वगैरह क्या है, ये आप अपने छठे चैप्टर में पढ़ोगे, यूएनओ वाले चैप्टर में, ठीक है ना। वहाँ पे आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसे ऐसे ही याद रख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो भाई, अब सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, अब विघटन के कारण तो होंगे, यानी कि कुछ कमियां भी तो होंगी तभी तो विघटन हुआ है। तो वो कमियां पढ़ेंगे, वो कारण पढ़ेंगे, क्या कमियां थी क्या कारण थे, वही सब चीज़ें जो है अब हम पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम 11 कमियां लिख रखी हैं, और भी हो सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे बुक वगैरह चैप्टर वगैरह तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगी और क्या क्या चीज़ें, ठीक है ना। वैसे इतनी इनफ है, हद से ज़्यादा आपको 5 ही लिखनी होगी पेपर में, बट जितनी ज़्यादा याद रहे आप लोगों को उतनी बढ़िया है, ठीक है। तो भाई पहली कमी थी क्या थी, मतलब पहला कारण कह लो, ये कमी कह लो, बात एक है। तो पहली कमी क्या थी भाई सोवियत संघ के विघटन के लिए, सबसे पहला भाई यहाँ पे एक पार्टी सिस्टम था। अब एक पार्टी सिस्टम था भाई यहाँ पे, तो मान लो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो वो चाहती थी वही होता था, कोई दूसरी पार्टी जो है वो इसका विरोध नहीं कर सकती, बिल्कुल भी इसका विरोध जो है नहीं कर सकता, कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं तो विरोध कहाँ से होगा, ठीक है ना। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने मनमाना जो चाहती थी वो यहाँ पे होता था। अब यही सिस्टम मान लो भारत में हो जाए, एक तरफ मान लो बीजेपी है, ठीक है ना, और जो दूसरी सरकार है, अगर बीजेपी अपना अपना करती रहे, मान लो बीजेपी हो सिर्फ पार्टी और कोई ना हो, तो भाई बीजेपी जो जो सिस्टम लाएगी इसका तो कोई विरोध ही नहीं कर पाएगा। अब जैसे भाई कांग्रेस है, अब बीजेपी कोई भी पॉलिसी वगैरह कुछ लाते तो कांग्रेस विरोध करती है, और भी बतेरी पार्टी जो है वो विरोध करती है। तो विरोध करने के लिए भाई पार्टियां होनी चाहिए, तभी जो है एक अच्छा लोकतंत्र माना जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं था, जो कम्युनिस्ट पार्टी चाह रही है वो हो रहा है, कोई दूसरी पार्टी कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को तो इतनी समझ होती नहीं और ना ही लोगों की इतनी पहुंच होती है आगे तक की, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था भाई, हथियारों की होड़, ठीक है। मैंने बताया था भाई अमेरिका था एक तरफ और एक तरफ था सोवियत संघ, तो भाई ये आपस में हथियारों की होड़ करे जा रहे थे, यानी कि हथियार बनाए जा रहे थे बेवजह, ये देख के कि इनने इसके पास मेरे से ज़्यादा है तो इनने भी बनाने शुरू कर दिए ज़्यादा।
अब भाई इसके पास ज़्यादा हो गए तो इनने बनाने शुरू कर दिए। इसी तरीके से भाई अब एक दूसरे को देख देख के हथियार ही बढ़ाए चले जा रहे, तो और कुछ कर ही नहीं रहे थे ये, ठीक है ना। हथियारों की होड़ चल रही थी, तो सारा पैसा जो था, सारा संसाधन था, सारा बेवजह इन लोगों ने हथियारों में लगा दिया। वो हथियार किसी काम के नहीं रहे, पड़े पड़े जंग लग गए, क्योंकि इनके बीच लड़ाई तो कभी हुई नहीं, बस ऐसी बातचीत, हथियारों की होड़ वगैरह की लड़ाई हो रही थी, उसे हम कहते हैं शीत युद्ध, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट रीजन हमारा क्या था भाई, नेक्स्ट कमी क्या थी, 15 गणराज्यों में रूस का प्रभुत्व। जैसा कि मैंने बताया भाई, स्पेशल क्यों माना जाता था भाई रूस को, आप खुद सोचिए, जब 15 देशों से मिलकर बना था भाई, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था सोवियत संघ, तो स्पेशल ही रूस को क्यों माना जाता था सबसे मेन। और जब भाई उत्तराधिकारी के नाम पे भी रूस को ही उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया, ठीक है ना, यानी कि रूस की मेनली यहाँ पे चलती थी। तो ये भी एक विघटन का कारण है। वो क्यों है, क्योंकि भाई जब 15 देशों में जब सारे इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे अब एक को स्पेशल अधिकार दे दिए जाएंगे, स्पेशली एक की जब ज़्यादा चलेगी तो बाकी देश तो विरोध करेंगे। तो विरोध इनकी तरफ से हुआ, इनकी जनता की तरफ से हुआ, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना। यानी कि जो नागरिक थी, जो आम जनता थी, उनकी भाई आकांक्षा, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो ज़रूरतें थी, उनको ही पूरा नहीं कर सकी। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, यहाँ पे जो सिस्टम था, वो सिस्टम पूरा ही नहीं हो सका। मतलब यहाँ पे लोगों की इच्छा ही नहीं पूरी होगी तो भाई क्या होगा। खुद सोचो, देश में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी भाई, सोवियत संघ में काम धंधा नहीं था भाई, सब तहस महस हो गया था। तो ये सब जो है यहाँ पे नागरिकों की आकांक्षा जो है पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से भाई लोगों ने विरोध कर दिया खुद दबा के, और ये विघटन का कारण बना, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई जनता का विरोध। जैसे कि मैंने बताया भाई, जब इनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, सारे सिस्टम वाले लोगों की ही चलेगी हर जगह, और काम धंधा नहीं है, तो भाई जनता तो विरोध करेगी। जब उनके पास काम धंधा नहीं है, कि पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, ठीक है ना, तो ऐसे में जनता ने भी विरोध कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई हमारा उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। मैंने बताया भाई, खाने पीने की वस्तुएं जो थी, जहाँ पहले पिन से लेके कार तक की सभी वस्तुएं बन रही थी, अब भाई जब सारा पैसा ये हथियार में फूकते चले जाएंगे, तो भाई पिन से लेके कार तक का फ़ायदा क्या, सारा पैसा इन लोगों ने फूक दिया हथियारों में, होड़ करने में एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे होने लग गई उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, यानी कि अब बहुत सारी ज़रूरतमंद जो चीज़ें थी सबकी कमी होने लग गई, यानी तक कि खाने पीने तक की चीज़ों की कमी होने लग गई, और फिर इन्हें बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ी। अब बाहर से एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो भी इनके पास नहीं है, सब लगा दे इन लोगों ने हथियारों में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इनकी विघटन का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गोर्बाचेव की सुधार की नीति। भाई मैंने बताया था, गोर्बाचेव जब आए थे, ये एक समझदार से व्यक्ति थे, इन्होंने सुधार करने की कोशिश करी। अब भाई सुधार करने की इन लोगों ने कोशिश करी, तो यहाँ पे इनकी दो नीतियाँ थी, ठीक है ना। ये थोड़ा आप बॉक्स वगैरह में पढ़ोगे ना, ठीक है, जब बुक वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे बॉक्स में थोड़ा डीप में पढ़ाई गई हैं, इनकी दो नीतियाँ पढ़ाई गई हैं, ठीक है ना। वो दो नीतियाँ थी, इन्होंने क्या करा भाई, सुधार तो करे, बहुत सारे लेवल पे सुधार करे। इन दो नीतियों में इन लोगों ने भाई थोड़ा छूट भी देने की कोशिश करी। अब तुम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जब छूट दी तो क्या हुआ इससे। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई कैदी हैं, ठीक है ना, एक जेल में कैदी हैं। अब भाई कैदियों को मैं छूट दूँ कि जाओ भाई घूम के आओ, ठीक है ना, मतलब छूट दे दी मैंने, तो कैदी क्या करेंगे भाई, कैदी ऐसी चीज़ करेंगे कि उन्हें दोबारा से जो है जेल में जाना ही ना पड़े। यानी कि वो ऐसा कुछ सिस्टम कर देंगे कि वो जेल में अब मतलब दोबारा जा ही ना पाए, कोई कोशिश भी करे तब भी उन्हें भेज ना पाए, ठीक है ना, वो ऐसी चीज़ करेंगे। तो यही करा जनता ने। जनता के लिए भी तो भाई पूरा सोवियत संघ जो है, पूरा सिस्टम जो है वो एक तरीके से जेल के बराबर ही हो गया था। जब खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं भाई, हमारी आकांक्षाओं की पूरी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ नेता लोगों की चल रही हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब सारा देश में गरीबी बहुत हो रही है, खाने पीने की वस्तु, मतलब पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया। तो जेल के बराबर ही हुआ भाई सब चीज़ें। तो अब ऐसे में भाई जब जो गोर्बाचेव आए, इन्होंने थोड़ी सी छूट दी चीज़ों में, अभिव्यक्ति की थोड़ी आज़ादी दी, तो भाई क्या होगा। तो वही मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जो जनता है पूरी तरीके से इन्होंने विरोध कर दिया, पूरा सिस्टम का खुल के दबा के ढंग से विरोध करा इन्होंने भाई, दबा के विरोध करा। अब ऐसे में क्या होता तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। तो ये भी था भाई इसके पीछे एक रीज़न, ठीक है ना। गोर्बाचेव को सुधार की नीति करी इन लोगों ने, पर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए था, एकदम से छूट दे दी सारी, तो इससे भाई जनता जो है वो एकदम से निकल के भागे और ढंग से विरोध करा उन्होंने लग के, ठीक है। अगला भाई क्या है, पश्चिमी देशों से पिछड़ना। पश्चिमी देश जैसे कि मैंने अमेरिका वाला जो इस तरफ का जो देश थे सारे, यानी कि अमेरिका वाले जो देश थे, जो अमेरिका की तरफ थे सारे देश वगैरह, तो इन देशों से भी भाई पिछड़ चुकी थी सोवियत संघ। जैसे कि मैंने बताया भाई, सोवियत संघ पिछड़ चुका था। वो कैसे पिछड़ चुका था भाई, जनता को बता रहे हैं ये लोग, जनता को झूठ झूठ बोल रहे हैं सोवियत संघ वाले कि भाई
हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है, हम जो पश्चिमी देश हैं यानी कि अमेरिका वाले जो हैं इनसे जीत रहे हैं, इनसे अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे पास, ये वो ऐसे। और जब भाई जनता को पता लगा कि ये सब चीज़ें झूठ थी बिल्कुल जो हमें अभी तक बताई जा रही है, जबकि जो इस तरफ के देश हैं पश्चिमी देश, यहाँ तो और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, इतने अच्छे से प्यार से सब रह रहे हैं, इतना अच्छा सिस्टम है। तो भाई ऐसे में जनता ने बहुत तगड़ा विरोध करा, तो जनता से बहुत ज़्यादा यहाँ पे झूठ बोला जा रहा था, इस वजह से भाई पश्चिमी देश से पिछड़ भी गया था सोवियत संघ, तो इस वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। अगला भाई रीज़न है हमारा अधिकारियों को विशेष अधिकार। जैसे कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पे जितने भी भाई सिस्टम के जो लोग थे यानी कि अधिकारी जो थे यहाँ पे, सबको विशेष अधिकार प्राप्त थे और सबकी उन्हीं की चलती थी, सारे सिस्टम में सिर्फ उन्हीं की चलती थी, आम जनता की तो सुनी नहीं जाती थी। यहाँ पे आम जनता तक को तो बोलने तक का ढंग से अधिकार नहीं था, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भाई हमारा 1969 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, ठीक है ना। ये आप डीप में आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। अफगानिस्तान में जाके हस्तक्षेप करा जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ ने अपनी सेना भेज दी अफगानिस्तान में वहाँ की सिचुएशन संभालने के लिए। भाई तुमसे अपनी तो संभल नहीं रही है, तुम वहाँ की सेना से मतलब अपनी सेना भेज के वहाँ का सिस्टम क्या संभालोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसे डीप में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है ना, इसी चैप्टर में, ठीक है। बात करते हैं अगले रीजन की, संसाधन का दुरुपयोग, यानी कि संसाधन जितने भी थे इनके पास, मैंने शुरू में ही बताया था कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ थी यहाँ पे, संसाधन थी, बहुत सारी चीज़ें, ऊर्जा के बहुत सारे संसाधन थे, खनिज तेल वगैरह बतेरी चीज़ें थी। और ये ऐसे संसाधन है भाई जिससे कोई भी देश जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है, पर इन लोगों ने ये सब चीज़ें बेच के जो जितना भी पैसा आया किस चीज़ में लगा लिया, सारा हथियारों में लगा दिया, ठीक है ना। तो ये इनकी भी एक बहुत बड़ी गलती थी। तो ये सारे रीजंस इनफ हैं आपके लिए, हालांकि आप लोगों को 5 ही लिखने हैं, बट जितने ज़्यादा याद रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई आप लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब भाई सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, सोवियत संघ बिल्कुल ख़त्म भी हो गया, उसकी कमियां मैंने सारी बता दी। अब ये ख़त्म होने के बाद भाई क्या हुआ, क्या परिणाम हुए, मतलब कुछ तो बदलाव हुआ होगा, कुछ तो आगे हुआ ही होगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ है वो ये आगे पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछते हैं पेपर में, ठीक है ना, हर साल। तो देखो भाई सुन लो, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिख रखा है बट एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। नव राष्ट्रों का उदय, मैंने बताया था कि भाई 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ, ठीक है ना। अब भाई ये सारे देश जो हैं वो अलग अलग हो गए, तो भाई ये सारे देशों का अब उदय हुआ, यानी कि ये देश जो है अब नए देश निकल के आ गए, यानी कि 15 के 15 देश जो है नए देश हुए। तो इस वजह से ही कहा गया है यहाँ पे नव राष्ट्रों का उदय, यानी कि 15 देश जो है अब ये अलग अलग हो गए, यानी कि 15 देश अब विश्व लेवल पे अलग निकल के आए, ठीक है ना। और क्या हुआ भाई, अमेरिका एकल महाशक्ति। अब भाई यहाँ पे मैंने बताया था दोनों महाशक्ति थी, एक तरफ था सोवियत संघ और एक तरफ था अमेरिका, ठीक है ना, दोनों महाशक्ति थी। और अब ये होड़ किस चीज़ की थी इन लोगों के बीच में कि भाई मैं एक महाशक्ति बनूंगा पूरे विश्व में, यानी कि मेरी चलेगी, मैं ही सबसे पावरफुल बनूंगा, ये चीज़ को लेके होड़ कर रहे थे दोनों। अब जब सोवियत संघ खत्म ही हो गया तो बचा कौन भाई, एक महाशक्ति अमेरिका, और यही अमेरिका चाहता था, ठीक है ना, कि मैं भाई महाशक्ति बन के रहूँ, एक ही महाशक्ति बनूँ। तो अमेरिका बन गया था अकेली महाशक्ति, ठीक है ना। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि भाई अमेरिका का वर्चस्व कैसा रहा पूरे विश्व में, फिर इसी का ही बोलबाला चला था, और आज के टाइम पे भी देखोगे अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, महाशक्ति है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा हथियारों की होड़ की समाप्ति। भाई ये जो हथियारों की होड़ कर रहे थे एक दूसरे से अमेरिका और सोवियत संघ, अब जब एक खत्म ही हो गया तो ये हथियारों की, अमेरिका मान लो किससे हथियारों की होड़ करेगा, नहीं, तो ये हथियारों की होड़ की जो समाप्त हथियारों की होड़ थी ये भी पूरा समाप्त हो गया इन लोगों के बीच में, ठीक है ना। शॉक थेरेपी का आगमन, शॉक थेरेपी क्या है आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डीप में, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो शॉक थेरेपी भी आ गई थी, ठीक है ना। शॉक थेरेपी क्या है पूरा सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। अगला है भाई दूसरी दुनिया का पतन, ठीक है ना। दूसरी दुनिया मैंने बताया था कि भाई जो यूरोप था इस तरफ के देश को कहते थे हम दूसरी दुनिया, और इस तरफ के देश को हम कहते थे प्रथम दुनिया, यानी कि पहली दुनिया। तो ये दूसरी दुनिया थी, सोवियत संघ का विघटन ही हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, ठीक है ना। अगला क्या परिणाम हुआ भाई, संघर्ष और विचारधारा की लड़ाई खत्म। अब भाई जो इन अमेरिका और जो सोवियत संघ है इन लोगों के बीच विचारधारा की भी लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ पे भाई पूंजीवाद था और यहाँ पे समाजवादी साम्यवादी था। तो इन दोनों को विचारधारा की भी लड़ाई थी कि भाई पूरे वर्ल्ड में ये चाहता था मेरा सिस्टम चले, ये चाहता था मेरा सिस्टम चले, ये विचारधारा की लड़ाई थी इनकी, यही सोच की लड़ाई थी, ठीक है ना। तो भाई ये भी अब ख़त्म हो गई थी, और जितनी भी भाई संघर्ष थे, जितनी भी लड़ाई थी और चीज़ों को लेके वो सब भी इनके बीच समाप्त हो गई, ठीक है ना। और क्या परिणाम हुआ भाई, शीत युद्ध की समाप्ति। ये जो भाई शीत युद्ध चल रहा था इन लोगों के बीच में, होड़ करे जा रहे थे एक दूसरे की, बट लड़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध,
यानी कि लड़ाई नहीं हो रही है भाई, बहसबाजी कर रहे हैं एक दूसरे से, आपस में युद्ध की तैयारी करे जा रही है, बट युद्ध नहीं लड़ रहे। तो ये चीज़ भी इन लोगों के बीच में ख़त्म हो गई, शीत युद्ध खत्म हो गया, ठीक है ना। शीत युद्ध को अगर आपको डीप में जानना है तो भाई प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ा। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान क्या है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पता ही है आप लोगों को, विश्व, ठीक है ना। आर्थिक संस्थान यानी कि संस्थान मतलब अथॉरिटी आप कह सकते हो, ठीक है ना। कुछ अथॉरिटी थी भाई, वो वर्ल्ड लेवल की अथॉरिटी थी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप यूएनओ को बोल सकते हो, ठीक है ना। यूएनओ को, जो वर्ल्ड लेवल की जितनी भी अथॉरिटीज़ वगैरह थी, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये सब का, इन सब का महत्व बढ़ने लगा, यानी कि अब इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। क्योंकि अब भाई क्या हुआ, क्योंकि भाई जो 15 देश थे, इनको सुधारने के लिए कौन मदद करेगा, यही संस्था ही तो करेंगी इन सबको, इनके जो सिस्टम तक को सुधारने के लिए, ठीक है ना। तो ये बनाई भी भाई संस्था इसी वजह से गई थी। तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। रूस जो है अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, जितनी भी रूस सोवियत संघ के पास पावर थी वो सब मिल गई रूस को। फॉर एग्जांपल वीटो पावर जो थी वो पहले सोवियत संघ को दी गई थी, अब मिल गई वो रूस को। तो आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी। तो भाई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। ये एग्जैक्ट हेडिंग जो है आप लोगों को अपनी बुक वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये शॉक थेरेपी क्या है, मेनली यही पढ़ेंगे हम इस हेडिंग के अंदर। तो बताता हूँ भाई शॉक थेरेपी क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुँचाकर उपचार करना। तो देखो भाई ये तो है आपकी बुक की लैंग्वेज, ठीक है ना। अब इससे आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको पेपर में एज इट इज़ यही लिखना है, ठीक है। याद रहे तो लिख देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अब इजी लैंग्वेज में नेक्स्ट आपको पॉइंट में समझा रखा है। विघटन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों ने पूंजीवाद को अपनाने के लिए खास मॉडल अपनाया जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। अब देखो भाई आप समझोगे शॉक थेरेपी क्या है, ठीक है ना। मैंने बताया था भाई एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ था सोवियत संघ। अमेरिका में चलता था भाई पूंजीवादी सिस्टम और यहाँ पे चलता था समाजवादी सिस्टम। अब पूंजीवादी समाजवादी सिस्टम क्या है, या अगर आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब भाई ये सोवियत संघ का विघटन हो गया और यहाँ पे समाजवादी सिस्टम था और यहाँ पे 15 देश थे। अब ये जो 15 देश थे भाई, अब ये सोच रहे थे जब समाजवाद ने तो हमें बर्बादी कर दी बिल्कुल, अब हम पूंजीवाद को अपनाते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने पूंजीवाद को अपनाने के लिए एक मॉडल अपनाया, ठीक है ना, यानी कि एक मॉडल आप तरीका कह सकते हो। ये जो 15 देश हैं, इन 15 देशों ने भाई पूंजीवाद को अपनाने के लिए एक तरीका अपनाया। इसी तरीके को हम किस नाम से जानते हैं, शॉक थेरेपी। यानी कि शॉक थेरेपी एक तरीके का नाम है जो इन 15 देशों ने अपनाया था पूंजीवाद को लाने के लिए अपने देश में। क्लियर हो गई बात। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। यह मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया था, ठीक है ना। यानी कि ये जो मॉडल आप शॉक थेरेपी जो मॉडल पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये किसने दिया था भाई, विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दो वर्ल्ड लेवल की भाई संस्थाएं हैं। जैसे कि मैंने ऊपर ही पढ़ाया था भाई यहाँ पे कि देखो भाई इसमें पढ़ाया था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ेगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भाई ये कुछ संस्थाएं हैं, यानी कि ये अथॉरिटी वगैरह जिसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इन लोगों ने ये तरीका जो है दिया था इन 15 देशों को और इस तरीके को अपनाने के लिए बोला था, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं भाई। अब भाई मेन क्वेश्चन जो है वो नहीं था शॉक थेरेपी से, मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वो थोड़ा बेसिक था, शॉक थेरेपी की डेफिनेशन वगैरह थी, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन शॉक थेरेपी के बारे में यहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई। क्वेश्चन पूछ लेते हैं शॉक थेरेपी की भाई विशेषता बताओ। तो क्या है भाई शॉक थेरेपी की विशेषता, आइए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो भाई शॉक थेरेपी जब अपना ली गई, इन लोगों ने जब शॉक थेरेपी को अपना लिया गया, पूंजीवाद को ले आए ये अपने देश में, 15 के 15 देश जब पूंजीवाद को ले आए अपने देश में शॉक थेरेपी को अपना के, तो क्या क्या हुआ भाई, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। पहले क्या होता था भाई सोवियत संघ में, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हर एक चीज़ जो थी वो राज्य के स्वामित्व में थी, यानी कि सरकार के अंडर में होती थी हर एक चीज़। जितने भी पैसों की व्यवस्था थी, जितने भी काम धंधे थे, A to Z सब होता था सरकार के अंडर में। अब यहाँ पे सामूहिक फार्म, यानी कि जो सरकार के अंडर में फार्म वगैरह होते थे ना, खेती बाड़ी वगैरह आप कह सकते हो, ठीक है ना। फार्म आप बहुत अच्छे से जानते होगे, ठीक है ना। तो भाई ये सारे आप किस हाथ में हो गए, निजी फार्म हो गए। निजी फार्म से निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है ना। तो जो पहले भाई सरकार के अंडर में था अब उसे पहले आप कर दिया गया प्राइवेट, ठीक है ना।
क्योंकि पूंजीवाद में ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन ही चलता था, प्राइवेट हाथों में चीज़ें होती थी, सरकार को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो भाई क्या बदलाव हुआ, पहला सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया, यानी कि जो पहले गवर्नमेंट के हाथ में था अब उसे प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, यानी कि लोगों को बेच दिया गया, अब प्राइवेट है उनका, अब वो जाए जो मर्जी करे, ठीक है ना। दूसरा क्या बदलाव हुआ भाई, पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू। पूंजीवादी पद्धति से मतलब भाई पहले क्या होता था, सरकार द्वारा मतलब सरकार के कंट्रोल में होती थी भाई, पूरी जो खेती बाड़ी जो होती थी वो सारी सरकार के अंडर में होती थी। अब पूंजीवादी पद्धति से यानी कि अब प्राइवेट तरीके से होगी, यानी कि प्राइवेट हाथों में होगी, जो भी खेती वगैरह होगी सब प्राइवेट हाथों में, यानी कि अब वो जैसा चाहेंगे जिस मर्जी से चाहेंगे वो करा लेंगे, हम लोगों को कोई लेन देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भाई हमारा राज्य की संपदा का निजीकरण। जो भाई राज्य था यानी कि सरकार था, सरकार की जितनी भी संपत्ति थी, संपदा थी, यानी कि सरकार के अंडर में जितनी भी सब चीज़ें आती थी उसका निजीकरण कर दिया गया, यानी कि उसे बेच दिया गया, उसे प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। निजीकरण का मतलब प्राइवेट हाथों में उसे बेच दिया गया, बड़े बड़े व्यापारियों ने उन चीज़ों को खरीद लिया, ठीक है। अगला है भाई मुक्त व्यापार को अपनाया गया। मुक्त व्यापार, अब भाई यहाँ पे जब सोवियत संघ था, सोवियत संघ पता क्या करता था, यहाँ पे ज़्यादा ना व्यापार वगैरह बाहर के देशों से नहीं करता था और ना ही इसे ज़रूरत पड़ती थी। पहले मैंने बताया था सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी थी इनके पास, तो ये बाहर के देशों से ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे, ठीक है ना। और बाहर के देशों से कोई कंपनी वगैरह आए भी इनके पास व्यापार वगैरह करने के लिए, ट्रेड वगैरह करने के लिए, तो ये टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगा के रखते थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रख सकते थे, बहुत सारी पाबंदियाँ लगा के रखते थे, जिस वजह से इनके पास कंपनी वगैरह भी नहीं आती थी बाहर से, ठीक है ना। अब इस चीज़ को भी भाई पूरी तरीके से बदल दिया गया, ठीक है ना। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार यानी कि अब यहाँ पे जो टैक्स वगैरह है वो लगता भी होगा तो बहुत ही लो लेवल का, तो कंपनियां बहुत ईजिली आ जाएंगी, ठीक है ना। और भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जो होंगी वो हटा दी गई। तो आप लोगों को मुक्त व्यापार का मतलब जो है समझ में आ गया होगा। ये मुक्त व्यापार जो है पूंजीवाद में अपनाया जाता था अमेरिका की तरफ, ठीक है ना। अगला पढ़ते हैं भाई, अगला है हमारा व्यापार द्वारा विकास बढ़ेगा। तो भाई अब यहाँ पे शॉक थेरेपी में एक और बात ये बोली गई कि जितना ज़्यादा हम व्यापार करेंगे बाहर के देशों से या आपस में व्यापार करेंगे 15 देश मिलके, तो हमारा विकास भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और एक्चुअल में सही बात है भाई, जब तक आप काम धंधा नहीं करोगे तो आप लोगों का विकास कहाँ से बढ़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा, अच्छी अच्छी सुविधाएं कहाँ से आएंगी, फैसिलिटीज़ कहाँ से आएंगी। तो एक्चुअल में ये बात है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भाई हमारा, सत्ता का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होगा। साफ सीधा सा मतलब बता देता हूँ भाई, सत्ता मतलब होती है पावर, तो अब पावर जो है वो सब निजी स्वामित्व है, यानी कि प्राइवेट हाथों में है। यानी कि अब जो भी सिस्टम वगैरह होंगे सब प्राइवेट तरीके से होने लग गए, प्राइवेट हाथों में होंगे। अब यहाँ पे सरकार का कोई बोलबाला नहीं है, गवर्नमेंट होगी बट गवर्नमेंट का ज़्यादा सुनी नहीं जाएगी, गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, यहाँ पे रूल्स ही ऐसे बना दिए जाते। तो ये सारे बदलाव किए गए भाई शॉक थेरेपी जब इन 15 देशों ने अपना ली, तो ये सारे बदलाव इन देशों में किए गए। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी। और भी बहुत सारे लेवल के भाई बदलाव किए गए होंगे, बट आपके लेवल पे इतना ही पढ़ाया गया है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आओगे तो आप लोगों को और डीप में अच्छे से पढ़ाई जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। बात करते हैं भाई शॉक थेरेपी के परिणाम की। अब भाई मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया, शॉक थेरेपी एक तरीके से एक तरीका था, जो 15 देश बर्बाद हो गए थे, ठीक है ना, साम्यवाद को अपनाकर। अब इन्हें पूंजीवाद को अपनाना था, तो पूंजीवाद को अपनाने के लिए इन लोगों ने जो तरीका अपनाया उसी को हम कहते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है। अब शॉक थेरेपी से क्या क्या बदलाव किए गए इन देशों में ये भी बता दिया मैंने यहाँ पे शॉक थेरेपी की विशेषताओं में, ठीक है ना, क्या क्या बदलाव किए गए। अब भाई बदलाव भी हो गए, सब कुछ हो गया, इन लोगों ने पूंजीवाद को भी अपना लिया, 15 के 15 देशों ने, ये सारे बदलाव भी हो गए जो ऊपर पड़ा है। तो अब इस बदलाव से क्या इन लोगों का सच में डेवलपमेंट हुआ, जो 15 के 15 देश हैं या बढ़िया हो गए, मतलब इनमें फैसिलिटीज़ वगैरह वापस से आ गई जैसे थी? तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, पूरा तहस महस हो गया 15 के 15 देश, और बुरी तरीके से तहस महस हो गया। अब क्या हुआ वही सब हम इसमें पढ़ेंगे परिणाम में, ठीक है ना। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, ये वो है पेपर के नज़रिए से, ठीक है। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं भाई शॉक थेरेपी के परिणाम में। तो पहला है भाई अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो शॉक थेरेपी थी ये हमारी पूरी फेल हो गई, ठीक है ना। फेल क्यों हो गई? क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस महस हो गई। अब तहस महस कैसे हो गई, थोड़ा थोड़ा आगे और पढ़ोगे, ठीक है ना। जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी, बिल्कुल झेलनी पड़ी, क्योंकि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब महंगाई कैसे बहुत ज़्यादा हो गई? सब कुछ तो तुमने प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब भाई जो अमीर लोग थे उन लोगों ने सब कुछ खरीद लिया। रही बात गरीब की, मोस्टली गरीबी थे 15 देशों में। तो जो गरीब जो लोग थे उनको क्या हुआ भाई, अब ये जो अमीर के हाथों में है, तो ये अमीर जैसे चाहेंगे वो
उतनी चीज़ उतने दामों में बेचेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो यहाँ पे कुछ चलाई कर ही नहीं सकती है, गवर्नमेंट का ज़्यादा बोलबाला नहीं होता। तो ये अमीर लोग जो थे अपने मनमाने तरीके से हर चीज़ जो थे कर रहे थे। यानी कि मान लो कोई प्रोडक्ट का जो दाम पहले 5 रुपये था, अब ये 100 रुपये बेचने लगे, लेना लो नहीं बाढ़ में जाओ, ठीक है ना। तो इस वजह से भाई जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी, अर्थव्यवस्था इनकी तहस महस हो गई, ठीक है ना। कैसे तहस महस हो गई, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। रूस का औद्योगिक ढांचा जो है चरमरा गया। यानी कि औद्योगिक ढांचा है, यानी कि यहाँ पे जो रूस में जितने भी उद्योग वगैरह थे, फैक्ट्रियाँ वगैरह थी, सारी सब बर्बाद, सब खत्म, सब A to Z सब खत्म। क्यों? प्राइवेट हाथों में दे दी। अब वो प्राइवेट लोग जो हैं वो जो मर्जी करें, उनका भाई उनकी चीज़ हो गई। अब तो वो अब वो जो मर्जी करें, यहाँ गवर्नमेंट अब कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला है भाई पॉइंट हमारा, 90% उद्योगों को कम दामों में निजी हाथों या कंपनियों में बेचा गया, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज, ठीक है। क्या हुआ भाई, यहाँ पे जितने भी सोवियत संघ में उद्योग वगैरह थे, यानी कि फैक्ट्री वगैरह थी, जितने भी काम धंधे वगैरह थे, सबको, जहाँ पहले भाई काम धंधे मान लो जब सोवियत संघ की अच्छी खासी हालत थी, ठीक है ना, जो चीज़ पहले भाई मान लो जो फैक्ट्री पहले 100 रुपये की बिकती होगी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे इतने कम में नहीं बिकती, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जो फैक्ट्री पहले भाई 100 रुपये की बिकती होगी, वो अब 10 रुपये की बिकने लग गई। ठीक रहे हो, कितनी गिरावट आ गई चीज़ों में। तो यही हुआ भाई यहाँ पे जो सोवियत संघ था, ठीक है ना, जो पूरा सोवियत संघ था, सोवियत संघ में जितने भी काम धंधे थे, जितने भी उद्योग वगैरह थे, ये सारे निजी हाथों में, यानी कि लोगों को बेच दिए गए, प्राइवेट हाथों में दे दिए गए। कुछ कंपनियों ने खरीद लिए, ठीक है ना, बहुत ही कम रेटों में खरीद लिए। तो भाई इसी चीज़ को हम कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, क्योंकि भाई इतने कम दामों में, मान लो इतने महंगे उद्योग और इतने कम दामों में बेच दिए गए इन्हें, तो इसी वजह से इसे कहते हैं इतिहास के सबसे बड़ी गैराज सेल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है भाई रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। क्या हुआ भाई, ये जो रूस था, रूस की जो मुद्रा थी रूबल, ठीक है ना, या सोवियत संघ ही कह लो पूरा, ठीक है ना। यहाँ के भाई जब गरीबी होगी, गरीबी क्यों होती है, ठीक है ना। अब भाई गरीबी इस वजह से तो होती है क्योंकि भाई उनके पैसों में गिरावट आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को इंडिया का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। भाई पहले आप लोगों को सुनने में आता होगा डॉलर जो था ये 62 के आसपास था, ठीक है ना, 62 के पास, और अब $1 की कीमत हो रही है 80 रुपये के आसपास। तो ये क्या हो रहा है भाई, हमारे रुपए की वैल्यू गिर रही है, यानी कि हमारे जो पैसे हैं उसमें गिरावट आ रही है, ठीक है ना, महंगाई देश में बढ़ रही है। तो यही चीज़ हुआ भाई इन लोगों के साथ। ये रूबल जो मुद्रा थी यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा ही गिर गई, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, इसमें गिरावट हो गई थी बहुत तरीके से, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब भाई सब कुछ, महंगाई बढ़ने के कारण लोगों की जमा पूंजी जाती रही। अब भाई सब कुछ तुम प्राइवेट हाथों में दे दोगे, हर एक चीज़, मोस्टली लोग यहाँ पे गरीब हैं, तो भाई महंगाई तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्राइवेट लोग हैं। अब ये जितने चाहेंगे, मान लो जहाँ पहले आटा है, जिस फैक्ट्री में आटा बनाया जाता है, ठीक है ना, अब वो आटे वाली फैक्ट्रीज ने खरीद ली पूरे प्राइवेट लोगों ने। अब ये आटा भाई अपने मनचाहा रेट पे बेचेंगे, जहाँ पहले 20 रुपये किलो मिल रहा था अब ये 100 रुपये किलो बेचेंगे, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब इन्हें कोई रूल रिस्ट्रिक्शंस करने वाला भी कोई नहीं है, सरकार की तो नहीं है, चलती नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे महंगाई यहाँ पे बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ेगी तो भाई जो लोगों ने जितना भी पैसा जमा कर रखा था, वो जमा पूंजी उनकी सब निकल गई सारी घर से बाहर, ठीक है ना, सब पैसा उनका गया। और आगे क्या हुआ भाई, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। भाई खाने पीने की चीज़ों की इतनी कमी हो गई थी, ये तो उस टाइम पे हो गई थी जब विघटन हुआ था, तो इन चीज़ों को अब आयात करना पड़ा, यानी कि बाहर की कंट्रियों से अब लाना पड़ा इन लोगों को, क्योंकि वरना भूखमरी के मारे मर जाते हैं भाई। और मरे भी बहुत से लोग भूखमरी के मारे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मरे होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लोगों में विषमता बढ़ी। यानी कि भाई अमीर जो थे वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, क्योंकि अमीरों ने तो फैक्ट्रियाँ, भाई जो फैक्ट्रियाँ पहले 100 रुपये की, मान के चलो 100 रुपये की थी, वो आप 5 रुपये में खरीद ली, तो अमीर तो और अमीर हो ही चले गए, और बाहर की कंपनियों को इन्होंने और महंगे दामों में बेच दी। अब गरीब और गरीब होते चले गए, क्योंकि यहाँ पे महंगाई वगैरह सब बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये अंतर जो है, विषमता जो है लोगों के बीच बढ़ गई थी, ठीक है। अगला है भाई माफिया वर्ग उभरा। अब भाई जब गरीब इतने लोग हो जाएंगे, इनके पास काम धंधे नहीं होंगे, ठीक है ना, खाने के लिए पैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, क्राइम करेंगे, ठीक है ना, क्राइम सारे करेंगे, डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो माफिया वर्ग उभरा। माफिया मतलब यहाँ पे क्राइम वाले जो लोग थे वो निकल के आए, ठीक है ना। माफिया वर्ग का मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग है भाई हमारी, तनाव और संघर्ष। वैसे कुछ मेन नहीं है इस हेडिंग में, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, बट यहाँ से 1-2 नंबर का आपका कोई जो है बन सकता है, ठीक है ना।
आपका क्वेश्चन। तो इस वजह से दैट्स वाई इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है इस हेडिंग में मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। बुक से आपकी हेडिंग सेम एज इट इज़ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान ने हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अब भाई ये जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ में मैंने बताया था भाई 15 गणराज्य थे, यानी कि 15 देश थे। उसमें भाई एक चेचन्या भी था और एक दागिस्तान था। भाई नाम अजीब अजीब से हैं, आप लोगों को याद करके रखना ही पड़ेगा। ये 15 में से 2 भाई चेचन्या और दागिस्तान भी था। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन जो है चल गए, यहाँ पे भिड़ गए, ठीक है ना। अब अलगाववादी आंदोलन क्या होते हैं भाई, यानी कि यहाँ पे जो देश में जो लोग थे वो अलग देश की डिमांड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मान लो भारत की, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ दिल पे मत लेना कोई भी बात। भारत में मान लो एक तरफ मान लो मुस्लिम है, वो बोलने लग जाए कि भाई हाँ अपना देश बनाएंगे, हमें अलग देश की डिमांड करो, तो इसे हम कहेंगे अलगाववादी आंदोलन, ठीक है ना। अलग देश की डिमांड करने लग जाएंगे ये लोग, तो इसे अलगाववादी आंदोलन कहेंगे। तो भाई जो 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्यों में से 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में भी यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन जो है चलने लग गए, ठीक है। और क्या हुआ भाई, तजाकिस्तान में भाई 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, ठीक है ना। जो तजाकिस्तान था, ठीक है ना, एक 15 में से एक तजाकिस्तान भी था, ठीक है। यहाँ पे भाई 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, यानी कि इनके देश में ही आपस में लड़ाई दंगे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब वो किसी भी चीज़ को रिलेटेड हो सकता है, धर्म वगैरह से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे गृह युद्ध चला कम से कम 10 साल तक, ठीक है। तो एक नंबर में पूछ लेंगे भाई कि सोवियत संघ के कौन से गणराज्य में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, तो आप लोगों को लिख लेना है तजाकिस्तान, ठीक है। इसी तरीके से ये पूछ लेंगे भाई आप लोगों की सोवियत संघ के कौन से 2 गणराज्यों में भाई अलगाववादी आंदोलन चले, तो चेचन्या और दागिस्तान आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगला है भाई जॉर्जिया में 2 प्रांतों स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे, यानी कि जॉर्जिया भी एक गणराज्य था 15 में से एक, ठीक है ना। यहाँ पे भाई 2 प्रांत थे, 2 प्रांत यानी कि जॉर्जिया मान लो ये रहा, यहाँ पे 2 जगह है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 जगह थी, इन 2 जगहों पर भाई लोग थे वो स्वतंत्रता चाहते थे, यानी कि ये भी क्या कह रहे थे, हमें अलग देश बनाओ, हमें नहीं पता। यहाँ के लोग जो थे ये कह रहे थे हमें अलग देश बनाओ, और यहाँ पे भाई गृह युद्ध जो लड़ रहे थे ये लोग, देश भी जो है मतलब सॉरी ये जो यहाँ के जो लोग थे ये भी अपने देश में ही लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। कई देश और कई और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े। अब भाई ये जो 15 देश थे इनमें से कुछ जो थे वो आपस में नदी जल को लेकर लड़ने लग गए, क्योंकि भाई नदी वगैरह बहरी होगी तो नदी के पानी को लेके आपस में लड़ने लग गए ये 15 में से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई, मध्य एशिया के गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधन बहुत थे, इसलिए यह क्षेत्र बाहरी ताकत और कंपनियों का अखाड़ा बना। अब भाई मध्य एशिया यानी कि अफगानिस्तान वगैरह के आसपास के जो जितने भी देश आते हैं ना, आप मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज भाई फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मध्य एशिया यानी कि अफगानिस्तान के आसपास के जितने भी देश वगैरह आते हैं ये भी सब पहले सोवियत संघ में थे। तो यहाँ पे भाई पेट्रोल बहुत था, यानी कि पेट्रोलियम संसाधन बहुत थे। अब पेट्रोलियम संसाधन थे, इससे क्या हुआ कि भाई बाहर की कंपनियां वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। बाहर के जो देश हैं, बड़े बड़े जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, क्योंकि भाई सबको पता है पेट्रोल की जो कीमत है और पेट्रोल कितना इंपॉर्टेंट संसाधन है। तो यहाँ पे वो लोग आए। अब ऐसे में आए तो भाई ये जगह जो है ना, जो मध्य एशिया वाला जो यहाँ पे जो जहाँ पे पेट्रोल वगैरह पाया गया, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह इस वजह से हुई देशों के बीच में, ठीक है ना, आपस में। तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई, चेकोस्लाविया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया और चेक तथा स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने। भाई यहाँ पे दिल लिख दिया वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आप इसे देश कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो भाई क्या हुआ यहाँ पे, जो चेकोस्लाविया ये भी एक भाई गणराज्य था 15 में से, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 देशों में बढ़ गया, यानी कि फॉर एग्जांपल ये रहा भाई चेकोस्लाविया, ठीक है ना, ये 2 देशों में बढ़ गया। एक बन गया भाई चेक और एक बन गया स्लोवाकिया, तो ये 2 देशों में बढ़ गया ऑटोमेटिक, जैसे कि भारत भी बटा था भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को इतना कंप्लीट अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब बात पढ़ते हैं भाई आप लोगों का मध्य पूर्व संकट अफगानिस्तान। अब भाई ये जो टॉपिक है ये आपका न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, आप लोगों को बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है टॉपिक में भी इसमें, बट अच्छा टॉपिक है, आप पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आपको समझा दूँगा, ठीक है ना। चलो भाई पढ़ते हैं। मध्य पूर्व संकट, मध्य पूर्व से मतलब वही है अफगानिस्तान का जो एरिया पड़ता है ना, वो मध्य पूर्व एशिया के आसपास ही पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं इसे मध्य पूर्व संकट। तो भाई पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है तथा यहाँ हिंदू कुश पहाड़ी तथा रेगिस्तान इलाका ज़्यादा होने के कारण भूमि उपजाऊ नहीं है। मान लो भाई ये रहा भारत, ठीक है, और ये रहा इसके पास पाकिस्तान,
और फिर ये है अफगानिस्तान। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, नहीं पता तो भाई बिल्कुल पता कर लीजिएगा। चलो मैं थोड़ा सा और साफ तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा भारत, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, और यहाँ पे है भाई अफगानिस्तान, ठीक है ना। ड्राइंग मैं नहीं कर बना सकता, आप लोगों को समझ सकते हो मेरी सिचुएशन, ठीक है ना। तो भाई ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ पे भाई क्या है, यहाँ पे भाई चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है, यानी कि आसपास समुद्र वगैरह इसके कुछ भी नहीं है, चारों तरफ बाकी देश है, ठीक है ना। तो ज़मीन से चारों तरफ से घिरा हुआ है ये देश। और इस देश में भाई क्या है, हिंदू कुश पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जो है पहाड़ वाला इलाका है। पहाड़ का नाम क्या है, हिंदू कुश पहाड़ी श्रृंखला, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई पहाड़ वाला इलाका बहुत ज़्यादा है और रेगिस्तानी इलाका बहुत ज़्यादा। अब रेगिस्तानी और पहाड़ वाले इलाका ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है, यानी कि भूमि बहुत ही कम उपजाऊ है, यहाँ पे खेती बाड़ी जो है बहुत कम लेवल की होती है। तो ये चीज़ थोड़ा बेसिक सा था, ये बेसिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना, अफगानिस्तान के बारे में। अगला है भाई यहाँ पे जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे पश्तून लोग रहते हैं 42%, यानी कि मान लो ये रहा अफगानिस्तान, तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं अफगानिस्तान में वो पश्तून लोग रहते हैं। पश्तून यानी कि पठान, आप नॉर्मल लैंग्वेज में जानते होगे पठान लोग, ठीक है ना। वो अपने भाई पहनावा वगैरह आप जानते होगे, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा पठानों को, ठीक है ना। और भाई 27% ताजिक लोग रहते हैं, 8% हजारा लोग रहते हैं और 9% भाई उज्बेक लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेसिक है, आपको याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आप लोगों को याद रखनी है तो रखिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिक था अब तक। अब भाई स्टोरी जो आपकी मेन यहाँ से स्टार्ट होती है। 1960 के दशक में राजा जाहिर शाह ने अफगानिस्तान में सुधार किए, ठीक है ना। अब भाई 1960 के दशक से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट 1960 से यहाँ से पढ़ाई गई है आपको स्टोरी, तो आप यहीं से मान के चलिए इसको, ठीक है। तो 1960 में भाई यहाँ पे अफगानिस्तान में एक राजा थे, राजा का नाम क्या था भाई, जाहिर शाह, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान में राजा थे। इन्होंने भाई कुछ सुधार करने की कोशिश करी। सुधार में क्या करने की कोशिश करी भाई, इन्होंने चुनाव प्रक्रिया जो थी, यानी कि चुनाव वगैरह जो लड़ते थे यहाँ पे, तो ये इसे अच्छा करने की कोशिश करी। महिलाओं की शिक्षा पर थोड़ा जोर देने की कोशिश करी इन्होंने, और साथ ही साथ भाई जो जनता के अधिकार हैं उनको भी अच्छा करने की कोशिश करी, उन्हें ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है ना। किसने, राजा जाहिर शाह ने, ठीक है ना। कहाँ पे, अफगानिस्तान में 1960 के दशक में। अब भाई साफ सीधा सा फंडा समझ लो, अब जब कोई सुधार करने की, कोई अच्छाई करने की कोशिश करता है तो भाई उसके अगेंस्ट में बतेरे लोग खड़े होते हैं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारे भारत का भी सीन है, ठीक है ना। कोई अच्छा करने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट में बहुत लोग खड़े होंगे, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, 1973 में दाऊद खान ने जाहिर शाह का तख्ता पलट कर दिया। अब भाई ये दाऊद खान जो है, इन्होंने जाहिर शाह, राजा जाहिर शाह को जो है हटा दिया, ठीक है ना। यानी कि पहले जो पूरी बोलबाला अफगानिस्तान में जो था, सबकी पूरी गवर्नमेंट जो था, एक तरीके से हम कहें तो राजा जाहिर शाह के हाथ में था सब कुछ, पूरा सिस्टम। अब भाई ये जो राजा जाहिर शाह है, इन्हीं के परिवार के थे दाऊद खान, ठीक है ना, इन्हीं के परिवार के थे दाऊद खान। तो इन्होंने क्या करा भाई, राजा जाहिर शाह को मरवा दिया और खुद जाके गद्दी पे बैठ गए, ठीक है ना। अब सारा जो है बोलबाला, सारा सिस्टम जो है अब इनके हाथ में, दाऊद खान के हाथ में, ठीक है ना। 1973 में आए थे ये, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तख्ता पलट का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि किसी को हटा के उसकी जगह छीन लेना, ठीक है ना। आगे क्या हुआ भाई, 1978 में भाई कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए ने दाऊद खान से सत्ता छीन ली। अब भाई क्या हुआ देखो, सबसे पहले भाई सत्ता जो थी, यानी कि पावर जो थी पूरे देश की, वो किसके हाथ में थी, राजा जाहिर शाह के, ठीक है ना। फिर भाई राजा जाहिर शाह ने दाऊद खान ने राजा जाहिर शाह को मार दिया, ठीक है ना। और ये भाई इसी के परिवार के थे, दोनों एक ही परिवार के, ठीक है। अब ऐसे में भाई 1978 में क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी थी पीडीपीए, ठीक है ना। फुल नाम बोलूँ तो भाई यहाँ पे लिख रखा है मैंने साफ साफ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये फुल नाम है भाई, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले किसके हाथ में थी सत्ता, यानी कि पावर, राजा जाहिर शाह के। फिर भाई 1973 में दाऊद खां आ गए। अब दाऊद खां की भी ज़्यादा दिन तक नहीं सरकार टिकी, तो भाई फिर कौन आ गई, ये पीडीपीए पार्टी आ गई। पीडीपी पार्टी ने भाई दाऊद खान का भी तख्ता पलट कर दिया। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है पीडीपीए ने, भाई यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई तो यहाँ पे कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कुछ। तो पीडीपीए ने भाई कुछ जमीन सुधार किए जिसके कारण जनता ने बहुत विरोध किया। अंततः पीडीपीए ने सोवियत संघ से मदद मांगी। देखो भाई मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ाई, क्या था, ये रहा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में सबसे पहले भाई कौन थे, राजा कौन थे भाई, जाहिर शाह, ठीक है ना। सबसे पहले थे जाहिर शाह अफगानिस्तान में, फिर आया भाई दाऊद खान के भाई आगे भाई कम्युनिस्ट पार्टी। अब भाई कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ पे,
इसने भी भाई कुछ सुधार करने की कोशिश करी। सुधार किससे रिलेटेड भाई? ज़मीन से रिलेटेड। ज़मीन से रिलेटेड कैसे सुधार करने की कोशिश करी भाई? यहाँ पे जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी ना, क्या करती थी ये पार्टी भाई, इन्होंने रूल ऐसा बना दिया कि भाई जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो छीन छीन के उन लोगों को दे दी जाए जिनके पास कम ज़मीन है, ठीक है। अब ऐसे में भाई जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होगी, यानी कि पैसे वाले जो लोग होंगे, वो तो बाकायदा विरोध करेंगे। तो यहाँ पे भाई उन लोगों ने कर दिया है पीडीपी पार्टी का ढंग से विरोध, यानी कि इनको हटाने का निर्णय पूरी तरीके से उन लोगों ने ले लिया था, ठीक है ना। अब ऐसे में भाई पीडीपी पार्टी ने सोवियत संघ से मदद मांगी। सोवियत संघ से क्यों मदद मांगी? और सोवियत संघ ने मदद दे भी दी। क्यों? क्योंकि भाई सोवियत संघ में भी तो कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि दोनों भाई भाई एक तरीके से हुए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे सोवियत संघ ने भी मदद दे दी। सोवियत संघ से अपना देश तो संभल नहीं रहा, जाके अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी मदद करने के लिए। तो पढ़ते हैं भाई आगे। ये भी एक कारण बना था भाई सोवियत संघ के विघटन का, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ठीक है ना। सोवियत संघ ने भाई 24 दिसंबर 1989 में अपनी सेना भेजकर, सॉरी भाई यहाँ पे 1989 नहीं है, शायद 1959 है, ठीक है ना। 1969, सॉरी 1969 है, 69 है, ठीक है ना। तो इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सोवियत संघ ने भाई 24 दिसंबर 1959 में भाई अपनी सेना को भेज दिया अफगानिस्तान में, ठीक है ना। अब अफगानिस्तान में भाई सेना सोवियत संघ ने भेज तो दी, ये रहा भाई सोवियत संघ और ये रहा भाई अफगानिस्तान, इनने सेना भेज दी अपनी ढेर सारी यहाँ पे मदद करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की। अब भाई ये मदद करने आई तो यहाँ पे भाई जो जनता थी वो तो पहले से ही विरोध कर रही थी, जो जनता ने दबा के विरोध करा और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई सोवियत संघ कौन होता है कि भाई इनके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करे, वो भी सेना भेज के। बहुत बड़ी बात हो गई भाई ये, ठीक है ना। तो आप लोग ये चीज़ समझ रहे होगे, ठीक है। साथ ही साथ भाई यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसने भी भाई विरोध करा सोवियत संघ का कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, किसी के पर्सनल मैटर में हाथ क्यों अड़ा रहे हो, ठीक है ना। साथ ही साथ भाई जो यूएसए है, ठीक है ना, यूएसए ने भी विरोध करा और साथ ही साथ बहुत सारे मुस्लिम जो देश थे इन लोगों ने भी विरोध करा, क्योंकि भाई ये सब इसका पर्सनल मैटर है। और यूएसए ने, अमेरिका ने तो भाई साफ सीधा सा पता आप लोगों ने क्यों करा होगा, क्योंकि भाई इन लोगों के बीच तो पहले से ही 36 का आंकड़ा चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगला पॉइंट है भाई, विद्रोहियों ने इसे धर्मयुद्ध कहा और धर्मयुद्ध करने वाले लोगों को मुजाहिदीन कहलाए, ठीक है ना। अब भाई क्या है, ये जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे ना, विद्रोह जितने भी लोग कर रहे थे, तो भाई इन लोगों ने क्या हुआ, जितने भी विरोध कर रहे थे तो इसे धर्म युद्ध का नाम दे दिया। ये विरोध जो जितना भी विरोध हो रहा था इसे धर्म युद्ध का नाम दे दिया। धर्म युद्ध को भाई हम जिहाद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिमों में भाई जिहाद यानी कि धर्म युद्ध, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, 1 नंबर में हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। और धर्म युद्ध जो लोग कर रहे थे, जितने भी ये जो जनता वगैरह जितने भी धर्म युद्ध कर रहे थे, इन लोगों को क्या कहते हैं भाई, मुजाहिदीन, ठीक है ना। इन लोगों को मुजाहिदीन कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है थोड़े याद रखना, पूछ लेंगे पेपर में मुजाहिदीन किसे कहते हैं, तो धर्म युद्ध करने वाले लोगों को मुजाहिदीन कहते हैं, ठीक है ना। पूछ लेंगे भाई जिहाद किसे कहते हैं, तो भाई धर्म युद्ध को ही जिहाद हम कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई 1985 में सोवियत संघ ने के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव बने और इन्होंने 1989 तक सेना वापस बुला लिया। अंततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो देखो भाई साफ सीधी सी स्टोरी में अब आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा भाई हमारा अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान में भाई 1960 के दशक में कौन थे भाई, राजा जाहिर शाह, ठीक है ना। उसके बाद आ गए भाई आपका 1973 में भाई 1973 में आपके आ गए दाऊद खान। उसके बाद आ गई भाई कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, 1978 में। अब भाई कम्युनिस्ट पार्टी ने सुधार करने की कोशिश करी। सुधार करने की कोशिश क्या करी भाई, अमीर लोगों से जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनके छीन के भाई वो देने लग गई है गरीब लोगों को, ठीक है ना। ये रे मान लो अमीर और ये रे गरीब, ठीक है। तो अमीर लोगों से छीन के चीज़ें वो देने लग गए गरीब लोगों को, ठीक है। अब ऐसे में भाई अमीर लोगों ने दबा के विरोध करा कम्युनिस्ट पार्टी का, बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन वगैरह हुए, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ पार्टी का। तो ऐसे में भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने सोवियत संघ से मदद मांगी। भाई ये रहा सोवियत संघ और ये रहा अफगानिस्तान। अब सोवियत संघ ने क्या करा भाई, अपनी 1969 में अपनी सेना भेज दी मदद करने के लिए। इससे अपना तो संभल नहीं रहा भाई, इनने भेज दिया अफगानिस्तान में उसकी मदद करने के लिए। अब ऐसे में भाई मदद करी तो भाई मुस्लिम जो देश थे बाकी ने, उन लोगों ने भी, क्योंकि भाई ये भी तो अफगानिस्तान भी तो एक मुस्लिम देश है, तो भाई इन लोगों ने क्या करा, मुस्लिम देशों ने इसका विरोध करा, साथ में यूएनओ ने भी करा और यहाँ की जो अफगानिस्तान की आम जनता थी इन लोगों ने विरोध करा और यहाँ पे अमेरिका ने भी विरोध करा, ठीक है ना। और भाई विरोध का इन लोगों ने नाम क्या दे दिया, धर्म युद्ध, यानी कि जिहाद, ठीक है ना।
और भाई धर्म युद्ध करने वालों को क्या बोला गया भाई, मुजाहिदीन, ठीक है ना। तो भाई धर्म युद्ध करने वालों को मुजाहिदीन बोला गया। अब ऐसे में भाई बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था सोवियत संघ का। तो भाई सोवियत संघ का मैंने बताया था 1985 में भाई सोवियत संघ के क्या हुआ, महासचिव बने कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। और मैंने बताया था भाई ऊपर ही, मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत सारे सुधार करने की कोशिश करी, उसमें से एक सुधार ये भी था, इन्होंने समझदारी दिखाई और अपनी सेना को वापस बुलाना ठीक समझा। क्योंकि भाई वहाँ पे जब सोवियत संघ ने भेज रखी अपनी सेना, मान लो ये अफगानिस्तान, अब यहाँ पे खर्चा पानी वगैरह बतेरी चीज़ें हैं यार जो इन पे खर्च हो रही होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे में बुलाना ही ठीक समझा, और ऊपर से विरोध हो रहा था जो वर्ल्ड लेवल का, वो अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई मिखाइल गोर्बाचेव ने सेना जो है वो 1989 में अपनी वापस बुला ली, ठीक है ना। अब भाई सेना वापस बुलाने का कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं फ़ायदा हुआ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मिखाइल गोर्बाचेव के आते आते, तब तक तो पूरा ये समझ लो तहस महस हो ही चुका था इंटरनली सोवियत संघ, ठीक है ना। अब ऐसे में भाई आपका 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो अभी तक ये जो स्टोरी पढ़ी है आप लोगों को समझ में आ गई होगी अफगानिस्तान के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा और है भाई अफगानिस्तान के बारे में, ये और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान का गृह युद्ध, भाई थोड़ा बहुत गृह युद्ध भी चला उसके बाद का, अब इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1991 का आगे का पढ़ेंगे। तो भाई थोड़ा बहुत गृह युद्ध भी चला अफगानिस्तान में, क्या हुआ पढ़ते हैं। 1992 में नजीबुल्लाह की सरकार गिर गई, जिसके कारण दक्षिणी अफगानिस्तान पर तालिबान शासन का नियंत्रण हो गया। अब भाई ये नजीबुल्लाह की सरकार कहाँ से आ गई बीच में, तो देखो भाई मैं पहले बता देता हूँ, ये जो पीडीपी पार्टी थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन नेता थे, तो उन्हीं की सरकार तो बनेगी, तो वो थे नजीबुल्लाह, ठीक है ना। अब नजीबुल्लाह को समर्थन कौन दे रहा था भाई, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो नजीबुल्लाह को भी हटा दिया गया वहाँ से, यानी कि अब विरोध तो हो ही रहा था भाई पीडीपी पार्टी का भी, तो अब नजीबुल्लाह की भी सरकार जो है वो 1992 में गिर गई, ठीक है ना। अब भाई जब सरकार यहाँ से गिर गई इनकी, तो ये पूरा अफगानिस्तान, ये रहा पूरा अफगानिस्तान में, अब ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो अफगानिस्तान का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यहाँ पे भाई जो तालिबान शासन है, यानी कि एक तरीके से भाई आतंकवादी टाइप का शासन था, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई दक्षिण में यहाँ पे, ठीक है ना। और भाई जो उत्तरी वाला हिस्सा जो ये बचा हुआ है, ठीक है ना, उत्तरी वाले हिस्से में भाई कौन थे, राजा अहमद शाह मशहूर, ठीक है। तो अब देखो मेनली क्या हुआ, जब पीडीपी पार्टी भाई फिनिश हो गई, तो भाई मेनली जितना भी कंट्रोलेशन था ना वो किसके हाथ में आ गया, तालिबान शासन के अंदर में। बस उत्तर में भाई 2 जगह थी, उत्तर में कोई 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे भाई बस राजा अहमद शाह का नियंत्रण था, बाकी सारी जो जितनी भी अफगानिस्तान में जितनी भी जगह ये देख रहे हो आप, सारी कंट्रोलेशन में किसके आ गई भाई, अफगानिस्तान के कंट्रोलेशन में आ गई। अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, तालिबान शासन ने कंट्रोल अच्छे से कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्या हुआ भाई, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के शुरुआत करने वाले नेता मल्ला उमर ने पूरे देश में शरिया कानून लागू करके अलकायदा को समर्थन भी दिया। अब भाई क्या हुआ आगे चल के देखो, ये जो पूरा तालिबान शासन जो था इसी ने कंट्रोल कर लिया। अब आगे चल के ये जो 2 जगह भाई राजा के नियंत्रण में थी, अहमद शाह मशहूर के नियंत्रण में थी, ये भी दोनों जो है इनसे छीन ली गई, इन्हें हटा दिया गया, इनका भी तख्ता पलट कर लिया। अब यानी कि पूरा जो कंट्रोलेशन है वो तालिबानी शासन के अंडर में आ गया, ठीक है ना। पूरा कंट्रोलेशन A to Z पूरा तालिबान शासन के कंट्रोल में आ गया। अब ऐसे में भाई यहाँ पे जो तालिबान शासन की शुरुआत करी थी अफगानिस्तान में जिस बंदे ने, उसका नाम क्या था भाई, मुल्ला उमर, ठीक है ना। या भाई यहाँ पे ऊ की मात्रा लगाना भूल गया, मुल्ला उमर। तो भाई इस बंदे ने यहाँ पे तालिबान शासन की शुरुआत करी थी, नाम याद रख लेना, ठीक है ना। अब भाई इसने पूरे तालिबान शासन तो ले आया यहाँ पे अफगानिस्तान में, ठीक है। साथ ही साथ भाई इसने शरिया कानून भी लागू कर दिया। अब ये शरिया कानून जो है ये मुस्लिम धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कानून है, ठीक है ना। इसने ये पूरा जो कानून है शरिया कानून ये भी लागू कर दिया, और साथ ही साथ आतंकवादी संगठन था एक अलकायदा, इसका नाम आपने सुना ही होगा, आतंकवादी, यानी कि आतंकवाद को भी इनने सपोर्ट करा। और आज के टाइम पे तुम जानते ही हो, खुद आतंकवादी बन के आतंकवादियों ने सारा हड़प लिया अफगानिस्तान, आप लोगों को ये सब चीज़ें पता ही होंगी। तो बस भाई इतनी सी स्टोरी थी, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ाई गई है, ठीक है ना, आपकी बुक में। बाकी भाई अब भी अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं है, यानी कि आज भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अफगानिस्तान में होती रहती है। और आपने हाल ही में अभी देखा होगा अफगानिस्तान में कैसे सीन चले, कितने लोगों को मारा गया, किस बेरहमी तरीके से मारा गया, सब आतंकवादी था वो, ठीक है ना। अलकायदा को सपोर्ट करेंगे तो भाई यही हाल होगा, आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे तो ये लोग। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। चलो भाई अब अपना नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा वो है अमेरिकी वर्चस्व एक ध्रुवीय विश्व, ठीक है। अब भाई ये जो सारे आगे के टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपको बुक्स में तो नहीं मिलेंगे, बट आपको
सॉरी उसमें देखोगे ना आप थर्ड चैप्टर में, तो थर्ड चैप्टर में आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकी वर्चस्व एक ध्रुवीय विश्व। वर्चस्व का मतलब समझा देता हूँ भाई, सबसे पहले होता है प्रभुत्व, ठीक है ना। वर्चस्व का मतलब प्रभुत्व, यानी कि भाई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, अब पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ किसकी चल रही थी, अमेरिका ढंग से चलने लगे। पहले तो भाई दोनों की थोड़ी बहुत चल रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की चलने लगी। तो यहाँ पे यही बोला गया एक ध्रुवीय विश्व। अब भाई सोवियत संघ खत्म हो गया, पहले क्या था, दो ध्रुवीय विश्व था। अब जब एक खत्म हो गया तो अकेला कौन बचा, अमेरिका। तो अब एक ध्रुवीय विश्व है, यानी कि एक ही महाशक्ति है, वो है अमेरिका, ठीक है। अब भाई पढ़ लेते थोड़ा बेसिक सा इसके बारे में भी। जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर एकमात्र महाशक्ति का प्रभुत्व होता है तो उसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। भाई यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है मिस प्रिंटिंग, तो आप इसे थोड़ा ठीक करते जाएगा, ठीक है ना। ध्रुवीय लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसे भाई एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। यानी कि भाई क्या हुआ, जब पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति बने, यानी कि एक ही महाशक्ति बचे, ठीक है ना। और भाई पूरे अंतरराष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी व्यवस्था चलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रभुत्व जो है उसी महाशक्ति का। फॉर एग्जांपल अमेरिका का हर जगह बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है, ठीक है ना। तो इसी सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, एक ध्रुवीय विश्व कह देते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि सारी चीज़ जो है वो मेनली अमेरिका के पर्पज से ही चल रही है। आप मेनली अभी भी देखोगे तो अमेरिका का हर जगह बोलबाला है, ठीक है ना। अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। उसी के बाद से भाई एक ध्रुवीय विश्व जो है चालू हो गया, क्योंकि अमेरिका बच गया तो अमेरिका ही एक एकल महाशक्ति बचा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं भाई। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी वर्चस्व खुलकर सामने आया, परंतु अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1945 में हो गई थी। अब भाई हमने अभी तक ये तो पढ़ा कि भाई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो अमेरिकी वर्चस्व जो है वो बहुत ज़्यादा खुलकर आया, ठीक है ना। बट क्या इसका मतलब ये था कि अमेरिकी वर्चस्व जो था, अमेरिका का जो बोलबाला था वो पहले से नहीं था? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अमेरिका का वर्चस्व यानी कि अमेरिका का बोलबाला पूरी दुनिया में 1945 से ही था। बट बशर्ते ये है कि भाई पहले क्या था, सोवियत संघ का भी था बोलबाला, यानी कि सोवियत संघ की भी बहुत ज़्यादा चलती थी उस टाइम पे पूरे विश्व में। बट सोवियत संघ जब खत्म ही हो गया तो भाई पूरा बचा कौन, अमेरिका। तो इस वजह से इसे कहते हैं हम एक ध्रुवीय विश्व, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे कुछ आगे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व के, यानी कि अमेरिका के प्रभुत्व के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल भाई हमने पढ़ा है प्रथम खाड़ी युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक स्टोरी टाइप है, पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो भाई इराक और कुवैत आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा गूगल मैप पे, तो आपको पता लग जाएगा। लोकेशंस वगैरह भाई ज़रूर सर्च करना, ठीक है ना। तो भाई मान लो ये कुवैत और ये इराक, ठीक है ना। तो भाई इराक ने क्या करा, इस पर हमला कर दिया, कब्जा कर लिया, ठीक है ना, 1990 में, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समझाने पर इराक को समझाया गया, परंतु इराक नहीं माना। भाई ये जो यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने भाई क्या करा, इराक को समझाया, बट इराक बोला मैं नहीं मानना भाई, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, मैं किसी पे भी मतलब हमला करूँ, किसी को भी कब्जे में लूँ अपना, तुम कौन होते हो, ठीक है ना। तो भाई अब ऐसे में क्या हुआ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अब भाई जो मान लो ये रहा इराक और ये रहा भाई हमारा कुवैत, ठीक है ना। अब जो कुवैत पे कब्जा कर लिया था इराक ने, ठीक है, अब इसे मुक्त कराने के लिए भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूएनओ है, इसने भाई अनुमति दे दी कि बल प्रयोग करो, यानी कि हथियारों का यूज़ करो, जाके तहस महस कर दो इराक को, बट जो कुवैत है उसे फ्री करो इराक के चंगुल से, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या हुआ भाई, ऐसे में हुआ कि यह एक नाटकीय फैसला था। अब भाई क्यों नाटकीय फैसला क्यों था, क्योंकि भाई जो यूएनओ था इनने आज तक इतना बड़ा फैसला जो है नहीं लिया था, और अब एकदम से ऐसा फैसला ले लिया कि जाओ भाई बल प्रयोग का करो और जाके छुड़ा के लेकर आओ कुवैत को, यानी कि आज़ाद कराओ, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, क्योंकि अब तक यह अंतर्राष्ट्रीय संघ से इतना बड़ा कोई फैसला नहीं था, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, ये जो यूएनओ ने ये जो फैसला लिया कि भाई इराक को हमला करो और इराक से भाई कुवैत जो इन्हें कब्जा कर रखा है इसे छुड़ाओ, तो भाई ये बहुत बड़ा फैसला था। क्यों, क्योंकि भाई यूएनओ ने कभी इतना बड़ा फैसला ही नहीं लिया था, ठीक है ना। अब भाई अमेरिकी राष्ट्रपति उस टाइम पे कौन थे, जॉर्ज बुश, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला इस चीज़ को, ये नई विश्व व्यवस्था है। नई विश्व व्यवस्था कैसे, क्योंकि भाई
जो यूएनओ था इसने तो भाई आज तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया और अब एकदम से ले लिया, यानी कि अब ये बदल गया है, यूएनओ जो है एक तरीके से बदल गया है, ये नई व्यवस्था आ गई यूएनओ में। तो इस वजह से इसने जॉर्ज बुश ने बोला ये नई विश्व व्यवस्था है, ठीक है ना। आगे क्या हुआ भाई, आगे हुआ 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों ने इराक को परास्त करके कुवैत को मुक्त करा दिया। अब भाई क्या हुआ, मैंने बताया था भाई कि ये जो इराक है इसने कुवैत पर हमला करके इस पे कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था, 1990 में, ठीक है। अब ऐसे में भाई यूएनओ ने इसे बहुत समझाया इराक को कि भाई मान जा, बट ये नहीं माना, ठीक है ना। अब ऐसे में भाई यूएनओ ने इससे बोल दिया, मतलब बाकी सारे देशों से बोल दिया कुछ भी करो, इसे आज़ाद करो, कुवैत को इससे आज़ाद करवाओ, ठीक है ना, चाहे तुम बल प्रयोग करो। अब ऐसे में भाई क्या हुआ, 34 देश ने मिलकर सेना बनाई, 34 देश ने आपस में सेना भेजी, ठीक है ना। सेना कितनी थी भाई, टोटल देख लो 6,60,000 सैनिक थे, ठीक है ना उसमें, और उसमें 75% सैनिक अकेले के अकेले अमेरिका के थे। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही है, अमेरिका का प्रभुत्व, यानी कि अमेरिका की पावर, ठीक है ना। तो इन सारे देशों ने, इन सारी सेना ने इराक पर हमला करा और इराक को युद्ध करके हरा दिया भाई पूरी तरीके से, और कुवैत को आज़ाद करा दिया। यानी कि अब कुवैत जो है वो फ्री देश बन चुका था, अब इराक के कब्जे में नहीं था, ठीक है ना। इस अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। तो भाई ये चीज़ याद रखना, पूछ लेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है क्या कहा जाता है। ये जो पूरा अभी तक बताया ना मैंने आपको, इसको भाई क्या कहा जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यानी कि ये जो सारी कार्रवाई हुई है इसको कहते हैं हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है ना। और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग बोला था, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इराक जल्दी हार गया। अब देखो भाई पूरी से अच्छे से स्टोरी समझो, अभी तक आपको नहीं समझ में आ गई, थोड़े अटपटा सा हो गए थे पॉइंट्स वगैरह, ठीक है ना। अब स्टोरी अच्छे से समझो भाई। मान लो ये रहा है हमारा इराक और ये रहा है हमारा कुवैत, ठीक है ना। इराक ने क्या करा भाई, 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया हमला करके। यानी कि अब गवर्नमेंट वगैरह सारी किसकी चल रही है, अब इराक की चल रही है, यहाँ पे भी कुवैत में भी, ठीक है ना। अब ऐसे में भाई ये चीज़ ठीक थोड़ी है कोई देश किसी को गुलाम बना लेगा। और भाई इस चीज़ की सिक्योरिटी कौन देता है, यूएनओ देता है। यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्था है, ठीक है ना, और जहाँ पे सारे देश की बैठक वगैरह होती है, ठीक है। अब यूएनओ में बैठक वगैरह हुई तो इस मुद्दे को उठाया गया, तो भाई ये गलत ठहराया गया कि भाई ये चीज़ गलत करी है इराक ने। तो यूएनओ ने समझाया, नेताओं वगैरह को समझाया, बट इराक के जो नेता थे वो नहीं माने। उन्होंने बोला हम नहीं खाली करेंगे, हम कुवैत को नहीं छोड़ेंगे, हम हमारा कब्जा रहेगा, हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे में भाई जो बाकी सारे देश वहाँ पे बैठे थे, मान लो वो उस बैठक में, तो उन लोगों ने आपस में मिलकर फैसला लिया कि भाई हम अपनी सेना भेजेंगे। जितने सेना कितने थे भाई, 6,60,000। इन लोगों ने 34 देशों ने मिलकर अपनी सेना बनाई 6,60,000, जिसमें सबसे ज़्यादा थी 75% अमेरिका की है। यानी कि 34 देशों में अकेली 75% सेना अमेरिका ही की थी, ठीक है ना। यानी कि मेनली सारी अमेरिका ही की थी। तो भाई इन लोगों ने क्या करा, जाके इराक को हराया, युद्ध लड़ा, इराक को हरा दिया, पूरी तरीके से परास्त कर दिया। और यहाँ पे जो सैनिक थे भाई इनको अच्छे से मारा, दबा के युद्ध वगैरह चला, ठीक है ना। युद्ध में जब इराक हार गया तो भाई क्या हुआ, ये कुवैत तो है ये आज़ाद हो गया। तो अब इस पूरे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है ना। और भाई जो इराक के राष्ट्रपति थे, जो यानी कि ये इराक है, ये जो इराक है, ठीक है, इराक के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, सद्दाम हुसैन। उन्होंने भाई पहले ही बोल दिया था कि ये जो हमारे से 34 देश जो लड़ने आ रहे हैं ना, 34 देश, ये क्या होगा, 100 जंगों की एक जंग होगी। इसका मतलब क्या था भाई, इनका कहने का मतलब था कि अकेला मैं इन 100 पे भारी पड़ जाऊंगा, इसका कहने का मतलब ये था। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इराक जरा भी देर टिक नहीं पाया और तुरंत परास्त हो गया। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं भाई प्रथम खाड़ी युद्ध, या इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पूरी स्टोरी जो है अच्छे से समझ में आ चुकेगी। अब यहाँ पे अमेरिका का वर्चस्व आप लोगों को देखने के लिए मिल गया होगा भाई, 75% सैनिक थी। यानी कि अमेरिका की सेना देख रहे हो कितनी पावरफुल थी, यानी कि अमेरिका का कितना पावर थी, ठीक है ना, ये देखने को मिली। और क्या हुआ भाई, अमेरिका ने भाई यहाँ पे क्या करा था, ये जो युद्ध चला था इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग करा, यानी कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी के बम जो थे उनका प्रयोग करा, ठीक है ना। और क्या करा भाई अमेरिका ने यहाँ पे, ये जो पूरा युद्ध वगैरह छिड़ा था इसको पूरा टेलीविज़न पे दिखाया। टेलीविज़न पे क्यों दिखाया, ताकि भाई पूरी दुनिया को पता लगे हमारे पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी, कितनी तगड़ी सेना है। एक सेकंड में भाई हमने इराक को जो है तबाह कर दिया, यानी कि पूरी दुनिया जो है आप डर के रहे अमेरिका से, ये दिखाना चाहता था अमेरिका। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब भाई अमेरिका ने ये जो पूरा युद्ध है ये पूरे टेलीविज़न पे दिखाया था, ठीक है ना,
टीवी पे दिखाया था। तो इस वजह से ही इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी याद रखना, 1 नंबर में पूछ सकते हैं कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना आंसर, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अंततः यह एक वीडियो गेम बार में तब्दील हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा युद्ध वगैरह चला ना, एक तरीके से वीडियो गेम की तरह ही चला। फॉर एग्जांपल पबजी वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है, मार धाड़ दिखाई जाती है ना, तो सेम इसी तरीके से भाई जो भी पूरा युद्ध हो रहा, पूरी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तो वैसे नहीं थी, फिर भी टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, फिर भी टीवी पे दिखाई जा रही, तो एक तरीके से वीडियो गेम की तरह बन गया था। इस वजह से बोला है यहाँ पे ये पूरा युद्ध जो है ये वीडियो गेम बार में तब्दील हो गया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, अगर फिर भी ना समझ में आया दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अब बात करते हैं भाई अपने आपके दूसरे एग्जाम्पल की, अमेरिका के प्रभुत्व के दूसरे एग्जाम्पल की। वो क्या है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9/11 की आतंकवादी घटना क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। 11 सितंबर 2001 को अरब के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमानों पर कब्जा कर लिया, ठीक है भाई। क्या हुआ, 11 सितंबर की डेट थी 2001 में, ठीक है ना। अब भाई अरब देश के कुछ अपहरणकर्ता थे, 19 अपहरणकर्ता यानी कि जो किडनैप वगैरह कर लेते हैं ना, ठीक है ना, किडनैप या हाईजैक वगैरह कर लेते प्लेन वगैरह, तो उन्हें क्या आ गया यहाँ पे अपहरणकर्ता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, अब 4 प्लेन थे, विमान जिसे तुम कहते हो प्लेन थे, ये इसमें ये जो 19 लोग थे ना, ये इनमें घुस गए 4 प्लेनों में और हाईजैक कर लिए चारों के चारों प्लेन को अमेरिका के। और ये 4 जो 19 लोग थे ये कौन थे, आतंकवादी थे, अरब देश के थे। अब जब भाई इन लोगों ने हाईजैक कर लिया इसे, अमेरिका के 4 विमानों को अमेरिका की फ्लाइट में चढ़ के हाईजैक कर लिया, तो इन्होंने क्या करा इन आतंकवादियों ने भाई, जो अमेरिका है ना, अमेरिका में क्या था भाई, अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है ना, यानी कि विश्व का जो वर्ल्ड अथॉरिटी है ना, मतलब विश्व का जो वर्ल्ड ट्रेड अथॉरिटी है उसका सेंटर है, यानी कि मेन वहाँ पे लोकेशन है। तो उसकी 2 बिल्डिंगें ऐसी खड़ी हैं, ऐसे करके खड़ी थी, ठीक है ना। तो एक विमान तो ले जाके उसमें भिड़ा दिया, पूरा टावर जो पूरी बिल्डिंग थी उसमें ले जाके विमान भिड़ा दिया, ठीक है ना, एक एरोप्लेन। और थोड़ी देर बाद भाई फिर दूसरा भी उसी में ले जाके भिड़ा दिया, तो यानी कि पूरी दोनों बिल्डिंग जो है खत्म कर दी, ठीक है ना। इसी तरीके से जो तीसरा विमान था भाई, तीसरा एरोप्लेन था, उसको क्या करा है भाई इन लोगों ने, पेंटागन नाम के, अमेरिका में ही पेंटागन नाम का भाई एक अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है, यानी कि अमेरिका की जहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह देखी जाती है उसका मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसमें ले जाकर टकरा दिया, यानी कि उसकी बिल्डिंग होगी कोई, उसमें ले जाके टकरा दिया, देख रहे हो, यानी कि 3 इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पे यहाँ पे भिड़ा दिया। और चौथी जगह जो थी, चौथा जो विमान था वो कहाँ पे भिड़ाया भाई, वो अमेरिकी कांग्रेस का मुख्यालय, यानी कि अमेरिका में जो कांग्रेस वगैरह थी, यानी कि जो पार्टी वगैरह थी, यानी कि जहाँ से पूरा सिस्टम चलाया जाता था देश का, उसकी बिल्डिंग में उसकी बिल्डिंग में भिड़ाने का प्लान था प्लेन को। बट क्या हुआ, पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिर गया भाई, वो जो विमान था, चौथा विमान, वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया। तो अब भाई ये पूरी स्टोरी जो है फटाफट रिकॉल कर देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना भाई। 11 सितंबर को क्या हुआ, 11 सितंबर को 19 अपहरणकर्ता यानी कि हाईजैकर्स जिसे हम कहते हैं, इन्होंने अमेरिका के 4 विमानों को भाई कब्जे में ले लिया अपने, ठीक है ना, हाईजैक कर लिया। ये एक तरीके से आतंकवादी थे और कहाँ के थे, अरब देश के थे, ठीक है ना। इन लोगों ने भाई जो 2 विमान थे वो तो भाई अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, जो न्यूयॉर्क में है, उसके भाई उत्तरी और दक्षिणी टावर, यानी कि जो ऐसे करके 2 बिल्डिंग होगी पास पास, ठीक है ना, ऐसे करके, तो एक तो ले जाके इस बिल्डिंग में घुसेड़ दी और एक दक्षिण बिल्डिंग में, यानी कि दोनों बिल्डिंग में ले जाके घुसेड़ दी। वो जो विमान थे वो 2 विमान तो इन बिल्डिंगों में जाके घुसेड़ दी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, ठीक है। और भाई तीसरा विमान इन लोगों ने कहाँ घुसेड़ दिया, जो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था, मेन हेड ऑफिस था, जहाँ पे उनकी रक्षा का सब कुछ देखा जाता था, वो कहाँ पे था, पेंटागन में। तो उसकी एक बिल्डिंग होगी, एक विमान ले जाके उसमें घुसेड़ दिया तीसरा। और चौथा विमान कहाँ पे जाके टकराना था भाई, जो कांग्रेस यानी कि पूरा देश का जहाँ पे सिस्टम चलता होगा उस बिल्डिंग में ले जाके घुसेड़ने था वो चौथा विमान। लेकिन क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह या कुछ भी इशू रहा हो, वो आपको नहीं डिफाइन किया गया बुक्स वगैरह में, ठीक है ना। तो वो कुछ इशू की वजह से भाई क्या हुआ, वो पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिर गया, यानी कि चौथा वाला असफल रहा, पूरा नहीं हो पाया अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो ये आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये पूरी एक आतंकवादी घटना थी, ठीक है ना। और इस दिन भाई अमेरिका में बहुत ज़्यादा तहलकाई मच गई थी ढंग से, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, ये जो पूरा हमला हुआ था ना, आतंकवादी हमला,
भाई ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका भाई 1776 में देश बना था, ये इतनी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगी। एंड देन उसके बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद से अब तक इतना गंभीर जो है हमला आज तक नहीं हुआ था अमेरिका के ऊपर। बट ये 9/11 की घटना हुई भाई, इसमें बहुत सारे लोग मरे। कितने यहाँ पे 30,000 व्यक्ति मारे गए, 30,000, सोच रहे हो कुछ ही घंटों के अंदर 30,000 लोगों में तबाही मच गई। और वो भी कितने इंपॉर्टेंट लोग थे, वो सोच रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी, वहाँ पे अधिकारी लेवल के लोग थे, पूरा तहस महस हो गया था अमेरिका उस टाइम पे, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, अब अमेरिका चुप तो बैठने वाला था नहीं, क्यों, क्योंकि भाई अमेरिका है वर्ल्ड पावर, और वर्ल्ड पावर के साथ इतना खिलवाड़ होगा तो अमेरिका कहाँ से चुप बैठेगा। तो भाई इसी हमले के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति W. बुश, ठीक है ना, नाम याद रखना भाई, पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन 9/11 के ऑपरेशन के दौरान भाई राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के, ठीक है ना। तो भाई इसी हमले के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति W. बुश ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया, ठीक है ना। ये ऑपरेशन का नाम भी याद रखना, यानी कि एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, एंड्योरिंग फ्रीडम। आगे क्या हुआ भाई, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे भाई ये जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम W. बुश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो इस अभियान में भाई मुख्य जो निशाना था ना वो था अलकायदा। अलकायदा मैंने आपको ऊपर बताया था आतंकवादी संगठन था, और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मुख्य निशाना बनाया गया। यानी कि अब इन लोगों ने यहाँ पे जाके गिरफ्तारियां वगैरह करी, तबाही मचाई, लोगों को मारा, जो इसमें शामिल थे ना उन सारे लोगों को पकड़ पकड़ के लाया, उन लोगों को मारा, बहुत से लोगों को, ठीक है ना। और जैसे कि तुम्हें पता ओसामा बिन लादेन भी इसमें शामिल था, तो अमेरिका ने उसे ढूंढ के मारा था, तो आप लोगों को ये चीज़ भी पता होगी, ठीक है ना। तो ये उसी टाइप की घटना थी, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारी की और गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देश के खुफिया जेलों में रखा। भाई यहाँ पे अलग कर लेना, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग होगी, ठीक है ना। तो भाई मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि अमेरिका ने भाई अभियान चलाया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। इसमें भाई इन लोगों ने क्या करा, जो अलकायदा आतंकवादी संगठन था और तालिबान शासन था अफगानिस्तान में, यहाँ पे जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, ये जो कार्यवाही इन लोगों ने आतंकवादियों ने करी, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को गिरफ्तार कर करके लाए ये लोग अमेरिका की सेना, ठीक है ना। और इन्हें अलग अलग जेल में, अलग अलग देशों में डाल दिया, खुफिया जेलों में, और बहुत मारा पीटा। और जैसा कि तुम्हें पता बहुत से लोगों को तो वहीं निपटा देते इन लोगों ने, ठीक है ना। तो यानी कि अमेरिका ने पूरा बदला ले लिया एक तरीके से। यहाँ पे दिखाया गया है ये एग्जाम्पल कि अमेरिका का वर्चस्व देख रहे हो, अमेरिका के ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश करी तो अमेरिका ने तुरंत पलटवार करा, इतनी बड़ी पावर है अमेरिका। तो यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश की गई है आप लोगों को इस घटना के थ्रू, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं भाई अगला, वो है आपका दूसरा खाड़ी युद्ध। यानी कि हमने प्रथम खाड़ी युद्ध ऊपर पढ़ लिया था, अब ये है हमारा दूसरा खाड़ी युद्ध, ठीक है ना। तो भाई पढ़ते हैं इसे। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला किया और इसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। अब भाई क्या हुआ, देखो जो 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब भाई ये जो हमला किया इसमें अमेरिका के साथ भाई 40 देश शामिल थे, यानी कि 40 देश शामिल थे। लेकिन यूएनओ जो था ना यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने कोई अनुमति नहीं दी कि, इसने कुछ नहीं कहा था कि जाओ जाके तुम हमला करो, इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। फिर आप सोच सकते हो कि वे एक कैसे जाके मतलब इराक पे हमला कर दिया। तो भाई इसने क्या रीज़न दिया अमेरिका ने यहाँ पे, जब अमेरिका से पूछा गया कि तूने हमला क्यों करा भाई इराक से, तो इन्होंने भाई रीज़न दिया कि इराक जो है वो भाई सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, यानी कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जो वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे हथियार बना रहा है आतंकवादियों को देने के लिए। तो ये रीज़न दिया अमेरिका ने, बट इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि इराक ऐसे हथियार बना रहा था। यानी कि अब यहाँ पे देखो अमेरिका ने अपने फायदे के लिए किया। क्या था फायदा भाई अमेरिका का, इसमें मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो भाई आपकी बुक में दिया गया था, अमेरिका का मेन मकसद ये था कि इराक में भाई तेल भंडार था बहुत ज़्यादा, और तेल आपकी पता तेल को वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो पहला रीज़न तो यही था भाई, अमेरिका चाहता था कि जो तेल भंडार है इस पर हमारा कब्जा हो जाए, ठीक है ना। साथ ही साथ जो इराक है, इराक में भी सरकार हमारी ही चले, ये चाहता था पूरा अमेरिका। तो इस वजह से इनने 40 देशों के साथ मिलकर इराक पर जो है हमला कर दिया था। कब कर दिया था, आप लोगों को ऊपर डेट बता दिया मैंने, 19 मार्च 2003 को, ठीक है ना। और इसकी अनुमति भाई आप लोगों को यूएनओ ने नहीं दी थी अमेरिका को। और जो अमेरिका है इसने रीज़न क्या बताया कि इराक जो है वो सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, ठीक है ना। रीज़न तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज भाई सारे देश खुल के विरोध नहीं कर देंगे अमेरिका के कि तू ऐसे कैसे किसी पे कब्जा कर सकता है, मतलब जाके कुछ कर सकता है। लेकिन क्या सच में कब्जा कर पाया भाई अमेरिका? नहीं भाई, बिल्कुल भी कब्जा नहीं कर पाया अमेरिका। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे अब अमेरिका की कुछ कमी दिखाई गई है, वही
चीज़ मेन पढ़ाई गई है, ठीक है ना। अब अमेरिका ने हमला करके भाई अपनी सरकार तो कायम कर ली, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इराक के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, नाम याद रखना भाई, ये इराक के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, या वहाँ पे इनकी सरकार थी, ठीक है ना। तो भाई इनकी सरकार तो गिरा दी, लेकिन भाई इराक को ये फिर भी शांत नहीं कर पाया, यानी कि अमेरिका ने कब्जा भी कर लिया हमला करके, पर इराक में सरकार भी गिरा दी सद्दाम हुसैन की, पर भाई इराक को शांत ही नहीं कर पाई अमेरिका, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पे जो लोग थे वो शांत नहीं रहे हो पाए और विरोधी करते रहे अमेरिका का। तो जब तक लोग ही कंट्रोल में नहीं आएंगे तो अमेरिका की जीत कैसे मानी जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे अमेरिका के कंट्रोल में ही नहीं आए लोग, और अमेरिका को दबा के विद्रोह किया इराक के लोगों ने, ठीक है। तो ये भाई एक तरीके से ये जो ऑपरेशन था पूरा ये असफल रहा, अमेरिका के नज़रिए से भी और वर्ल्ड के नज़रिए से भी। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब भाई यहाँ पे और कमी दिखती है, यहाँ पे अमेरिका की और कमी क्या दिखती है भाई, यहाँ पे अमेरिका के कम से कम 3000 सैनिक जो है मारे गए थे। इराक के तो बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, बट यहाँ पे अमेरिका के भी देख रहे हो कम सैनिक नहीं मारे गए। तो यहाँ पे एक कमी है, क्योंकि भाई अमेरिका 40 देशों के साथ गया है, कम थोड़ी है 40 देश, ठीक है ना, और वो अकेला खुद भी इतनी बड़ी पावर है। तो उसके बावजूद भाई इराक ने बहुत डट के सामना करा, 3000 सैनिक जो है वो अमेरिका के मार दिए, ठीक है ना। और भाई इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे युद्ध में कितने 50,000 नागरिक जो है वो मारे गए, बेवजह लोगों की जनहानि हुई, ठीक है। अंततः यह हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया कि ये जो हमला अमेरिका ने करा था किस पर्पस से करा था, मेन पर्पस कि भाई जो तेल भंडार हैं इराक में वो अमेरिका के नियंत्रण में आ जाए, और जो इराक है वो भी पूरा अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए। बट ये असफल रहा पूरी तरीके से, क्योंकि भाई जनता कंट्रोल में नहीं आई कभी भी अमेरिका के, ठीक है ना। तो ये पूरा धरातल जो है यहाँ पे एक कमी दिखाई गई है अमेरिका की इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब भाई हम अपना पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है अब आपका अरब क्रांति, ठीक है ना। अरब क्रांति कह लो, अरब विद्रोह कह लो, या अरब स्प्रिंग कह लो, तो ये पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये जो टॉपिक है भाई ये आपका न्यू ऐड आया है, न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, ठीक है ना। और टॉपिक बहुत ही गजब का टॉपिक है, ठीक है। तो देखो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मोहम्मद बऊजीजी। तो भाई मोहम्मद बऊजीजी एक इंसान का नाम है, ये बहुत ज़्यादा मेन बंदे हैं, ठीक है ना। अब मेन बंदे क्यों हैं आगे जब पढ़ोगे ना इनके बारे में तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मोहम्मद बऊजीजी, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, याद रखना, ठीक है ना। इनका जन्म जो है भाई वो 29 मार्च 1984 में ट्यूनेशिया एक देश है अफ्रीका के पास है, ठीक है ना। अफ्रीका आपको महाद्वीप पता होगा, यहाँ पे ये एक अफ्रीका महाद्वीप ट्यूनेशिया, आप गूगल मैप पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक देश है ट्यूनेशिया में भाई 29 मार्च 1984 में भाई मोहम्मद बऊजीजी का जन्म हुआ, ठीक है। अब भाई जन्म तो हो गया, जन्म के कुछ साल बाद ही भाई इनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि इनके जो पिताजी थे मोहम्मद बऊजीजी की, इनकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से भाई इन्होंने 10 साल की उम्र से ही फल बेचना शुरू कर दिया था, काम धंधा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई घर की हालत बेकार थी, बहुत ज़्यादा गरीब थे ये मोहम्मद बऊजीजी। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, ऐसे में भाई इन्होंने टाउन हॉल भाई ये ट्यूनेशिया में एक जगह का नाम कह सकते हो तुम, ठीक है ना। नॉर्मली एक जगह का नाम है, सिटी का नाम तुम कह सकते हो। तो टाउन हॉल के पास भाई इन्होंने बहुत टाइम से फल बेच रहे थे ये। अब इन्हें लगा कि भाई मुझे एक दुकान खोलनी चाहिए फल की, कब तक मैं ठेला लगाता रहूँगा ऐसी, ठीक है ना। तो इन्होंने भाई टाउन हॉल के पास भाई दुकान खोलने के लिए लाइसेंस का आवेदन करा, यानी कि लाइसेंस के लिए, अनुमति के लिए आवेदन करते हैं ना, वो करा इन्होंने दुकान खोलने के लिए। लेकिन अनुमति इन्हें नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि भाई यहाँ पे तानाशाह शासन था, ठीक है ना। तानाशाह शासन यानी कि ऐसा शासन जहाँ पे सिर्फ सरकार की चलती है, जनता की नहीं सुनी जाएगी, सरकार जो चाहेगी वही होगा। फॉर एग्जाम्पल भाई आप दक्षिण कोरिया मान सकते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो दक्षिण कोरिया का क्या हालात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक तरीके से तानाशाह शासन था, ठीक है। आगे क्या हुआ भाई, हमेशा की तरह भाई ये 17 दिसंबर को वहाँ पे जा रहे थे, कहाँ पे, जहाँ पे ये हमेशा से अपनी रेडी लगाते थे ना फलों की, ठीक है ना। एक ठिया होता है ना, ठिया हम कहते हैं कि हम इसी जगह पे हमेशा से लगाते आए हैं। तो ये जो हमेशा से जहाँ पे अपनी ठिया लगाते थे वहाँ पे पहुँचे अपनी रेडी लेके, बट वहाँ पे भाई कोई और दूसरा बंदा जो था ना, दूसरा बंदा अपना सामान बेच रहा था वहाँ पे इन्हीं की जगह पे। तो इन्होंने जाके बोला कि भाई हट यहाँ से, मैं अपने सामान बेचता हूँ। तो उसने भाई मना कर दिया, इसकी बहस हो गई होगी, लड़ाई वड़ाई हो गई होगी इनसे। तो उसने भाई साफ सीधा सा मना कर दिया, जा तू जो कर सकता कर ले, मैं नहीं हटूँगा, मैं यहीं बेचूँगा। तो अब ऐसे में भाई इस चीज़ की शिकायत लेके ये लोग गए, ये मोहम्मद बऊजी जो है ये पुलिस के पास गए कि भाई ऐसे ऐसे जो है मेरी जगह पे ठिया लगा रखा है किसी बंदे ने, जबकि मैं बहुत सालों से लगाता हुआ आ रहा हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या, पुलिस को ने भाई इनकी शिकायत तो सुन ली,
बट इनके शिकायत का सोल्यूशन निकालने की जगह इनका भाई सामान छीन लिया मोहम्मद बहू जी का, इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, इनका अपमान करा, इन्हें मारा भी, बहुत ज़्यादा पीटा भी, इनका सामान भी सारा छीन लिया। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों को मैंने पहले बताया था यहाँ पे तानाशाह शासन था, और तानाशाह शासन में क्या होता है, जो भाई जनता चाहती है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और जो सरकार चाहेगी सिर्फ और सिर्फ वही होता है। यानी कि पूरी तरीके से अधिकारियों का ही बोलबाला होता है। तो पुलिस भी भाई एक तरीके से अधिकारी में आती है। तो पुलिस ने भाई अपने मनचाहा बर्ताव करा इन लोगों के साथ, जैसा करना चाहता था मोहम्मद बहू जी के साथ, ठीक है ना। अब भाई मोहम्मद बहू जी जो थे उनकी बहुत बुरी तरह भाई बेइज्जती कर ली गई, सामान छीन लिया गया, इन्हें बेवजह मारा गया पुलिस ने। तो भाई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब दुखी हो गए तो भाई उन्होंने क्या करा, भाई 2011 में उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे ये अपनी रेडी लगाते थे ना, ठीक है ना, टाउन हॉल में जहाँ पे ये अपनी रेडी लगाते थे, उसी जगह पे पहुंच गए। वहीं पे भाई जाके इन्होंने आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह से मतलब है मेरा, अपने ऊपर भाई केरोसिन डाली इन्होंने और आग लगा ली उसी जगह पे जाके, बाकायदा सड़क पे, ठीक है ना। सड़क पे जाके उन्होंने आग लगा ली दुखी होके इस पूरे सिस्टम से, ठीक है। अब आग लगा ली तो भाई उन्हें बचाने की कोशिश भी करी गई, बट वो बच ही नहीं पाए, ठीक है। अब ये जो आग वगैरह लगा ली, ये जो पूरी घटना हुई थी, इनकी भाई जो चचेरे भाई थे, ठीक है ना, चचेरे भाई थे, इन्होंने इस पूरी घटना की वीडियो बना ली अपने फ़ोन में, कहीं से दूर से देखकर वीडियो बना ली और फेसबुक पे डाल दी। और वो फेसबुक पे डालने के बाद वीडियो वायरल भी हो गई। अब वीडियो वायरल हो गई तो भाई पूरे देश में फैल गई। पूरे देश में फैलेगी तो बाहर की कंट्रीज़ में भी फैल गई, पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैल गई। आप लोगों को पता ही है उस टाइम पे व्हाट्सअप वगैरह थोड़ा कम होता, बट फेसबुक जरूर था। तो आप लोगों को ये चीज़ पूरी घटना जो है समझ में आ रही होगी। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, इस घटना की जानकारी जो है पूरे विश्व में पता चल गई, ठीक है ना। और अब उसी ट्यूनीशिया देश में भी पता लग गई। अब ट्यूनीशिया के क्या हुआ, जो जनता है भाई वहाँ पे जनता ने बिल्कुल तानाशाह सरकार जो थी ना, राष्ट्रपति जिन बैन अली, ठीक है ना भाई, थोड़ा अजीब सा नाम है ये, तो नाम याद रखने में आपको दिक्कत होगी। तो भाई ट्यूनीशिया में जो राष्ट्रपति थे यानी कि जिसकी सरकार थी, उनका नाम तुम बैन अली, शॉर्ट में बस बैन अली याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इनकी सरकार थी। तो भाई जनता ने जब ये पूरी वीडियो देखी ना, वायरल हो गई, और फिर जनता ने भाई देखा कि भाई ये सारे सीन तो हमारे साथ भी अक्सर होते रहते हैं, विरोध वगैरह, तो हम अब विरोध नहीं करेंगे तब कब करेंगे। तो भाई ऐसे में जनता ने इनकी सरकार का विरोध कर दिया, इनका बहुत तरीके से विरोध कर दिया, ठीक है ना, पूरा खुल के विरोध करा, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया बीच सड़क पे आके, ठीक है ना। भाई विरोध को दबाने के लिए इन बैन अली ने क्या करा भाई, सेना वगैरह भेज दी, आपातकाल वगैरह लगा दिए, ठीक है ना, और भी बहुत सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए, ठीक है ना, सेना वगैरह को भेज के। बट इनका विरोध बिल्कुल भी नहीं रोका, जनता नहीं मानी बिल्कुल भी, और अंत में आके भाई बैन अली को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने सेना वगैरह का भी प्रयोग करा तो सेना ने भी भाई हाथ खड़े कर लिए, अब हमारे बस की नहीं है भाई इन जनता को रोकना। तो अंत में आके भाई इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा, अपने पद से हटना पड़ा। तो अब भाई ऐसे में यहाँ पे तो ट्यूनीशिया जो देश था, यहाँ पे तो सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जो अदर कंट्रीज थी, आसपास की जो कंट्री थी अरब के आसपास की, ठीक है, बट वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी सिस्टम बढ़िया हुआ? नहीं भाई, वहाँ पे सिस्टम बढ़िया नहीं हुआ, वहाँ का पढ़ेंगे हम अब बाद में, ठीक है ना। तो ये पूरी स्टोरी मैं जल्दी से आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ क्या हुआ। देखो भाई, एक आदमी थे मोहम्मद बहू जी, ठीक है ना, ये मान लो मोहम्मद बहू जी, ठीक है, ये रहते थे भाई ट्यूनीशिया में। ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, बचपन में इनके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी, इस वजह से इन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ही काम धंधा जो है करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये फल वगैरह बेचते थे रेडी वगैरह पे। तो भाई ये हमेशा से जिस जगह पे फल वगैरह बेचते थे वहीं पे भाई फल बेचने गए ये। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे इनकी जगह पे कोई और फल बेच रहा था। अब इनकी उससे कहासुनी हो गई थी। तो भाई इस चीज़ को लेकर ये पुलिस रिपोर्ट कराने गए। तो पुलिस ने भाई इनके साथ बहुत बदतमीजी करी, इन्हें मारा पीटा, इनका सामान वगैरह छीन लिया। इस चीज़ से भाई ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। इन्हें वापस उसी जगह पे आए जहाँ पे फल की रेडी वगैरह लगाते थे, और ऐसे में भाई उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा ली। अब भाई इन्हें बचाने की कोशिश तो की गई, बट ये बच ही नहीं पाए, ठीक है ना। अब ये आग वगैरह जो लगाई थी, इनके चचेरे जो भाई थे, ठीक है ना, यानी कि चचेरे भाई से मतलब होता है कि भाई चाचा का जो बेटा होता है, ठीक है ना, चाचा का जो बेटा होता है, तो चचेरा भाई कहलाता है वो, ठीक है। तो जो चचेरा भाई थे उन्होंने भाई वीडियो बना ली और फेसबुक पे पोस्ट कर दी ये जलते हुए की, ठीक है। अगर आप सर्च वगैरह भी करोगे तो हो सकता है आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो भाई उन्होंने क्या करा, वीडियो तो जब डली वो पूरी वायरल हो गई अरब कंट्रीज़ में, सारी आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी, और ट्यूनीशिया में, पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई। अब भाई ट्यूनीशिया के जो मतलब
ट्यूनीशिया की जो जनता थी इस चीज़ को देख के पूरी भड़क गई। उन्होंने विरोध करा दबा के बेन अली का, बट बेन अली ने विरोध को दबाने के लिए भाई सेना का प्रयोग करा, आपातकाल भी लगा दिया और भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बट जनता का विरोध नहीं दबा पाए, ठीक है ना। अंत में आके भाई बेन अली को इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ पे सिस्टम जो है वो सुधर गया धीरे धीरे करके, ठीक है ना। जो जाने की तानाशाह शासन था वो अब खत्म हो गया। तो ये थी भाई पूरी अरब क्रांति की स्टोरी, ठीक है ना। अब असली जो क्रांति है वो अब स्टार्ट होगी। अभी तक जो थी ये सिर्फ बेसिक स्टोरी थी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आएंगे भी तो एक एक दो दो नंबर के आएंगे यहाँ से। जो असली क्वेश्चन आएंगे वो अब यहाँ से आएंगे, ये सुनो, ठीक है ना। पहला ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई आप लोगों से, अरब क्रांति के कारण बताओ। तो अरब क्रांति के कारण यानी कि जो मान लो ये रहा ट्यूनीशिया, ठीक है ना। मैंने बताया था ना भाई कि आसपास के जितने भी देश थे यहाँ पे भी क्रांति आ गई थी। कैसे क्रांति आ गई थी मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना। ट्यूनीशिया में जब हालात देखे इन लोगों ने कि भाई तानाशाह शासन में इतने दूर इतना बेकार बेकार हो रहा था, उस बंदे ने आग वाग लगा दी। अब इस चीज़ से भाई जो बाकी जो कंट्रीज थी उस टाइम पे मोस्टली कंट्रीज में आसपास की तानाशाह शासन ही था, ठीक है ना। अब तानाशाह शासन था तो उन कंट्री में भी भाई बहुत बुरा होता था, तो वहाँ पे भी भाई जनता ने विरोध वगैरह करा। बट क्या सभी देशों में क्या ख़त्म हो गया होगा तानाशाह? नहीं भाई, सभी देशों में ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो बदलाव लाने की कोशिश की गई थी इसी को ही कहते हैं हम अरब क्रांति, यानी कि अरब के जो देश वगैरह थे सब ने अपने अपने देशों में विरोध वगैरह करा, बट सारे देश जो है वो सही नहीं हो पाए, ठीक है। तो भाई अरब क्रांति कारण पढ़ते हैं मेनली क्या थे, ठीक है। सबसे पहला भाई अरब क्रांति क्यों हुई, यानी कि जो बदलाव हुआ ये बड़े लेवल पे ये क्यों हुआ? क्योंकि जनता ने विरोध करा। जनता के मन में भाई बहुत ज़्यादा क्रोध था, जैसा कि आपको मैंने बताया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए थे इस चीज़ को देख के। उन्होंने आग लगा ली, इतना बुरा बुरा हुआ था उसके साथ, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अब दिल पे ले लिया जनता ने और बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। इस वजह से जनता ने विरोध कर दिया, क्रांति कर दी, ठीक है ना। अगला रीज़न क्या था भाई? तानाशाह शासन। तानाशाह शासन में उनके साथ भाई बहुत ज़्यादा जनता के साथ गलत हो रहा था। सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा था उस टाइम पे। तो इसकी चीज़ के कारण भी अरब क्रांति हुई तानाशाह शासन के खिलाफ, ठीक है ना। अगला है भाई भ्रष्टाचार। पूरे देश में भाई भ्रष्टाचार था, सिर्फ अधिकारियों की चलती थी, अधिकारी जैसा चाहते थे वैसे ही होता था। तो इस सिस्टम को पूरा भड़क चुके थे भाई, जनता इन चीज़ों को देख देख के तंग आ चुकी थी इन सब चीज़ों से। तो इस वजह से जनता ने भाई विरोध कर दिया, अरब क्रांति इस वजह से हुई, ठीक है ना। और क्या अगला रीज़न हो सकता है भाई? निर्धनता। निर्धनता यानी कि यहाँ पे भाई गरीबी बहुत थी, लोगों के पास पैसा नहीं था और जो सरकार है वो अपनी मौज में, सरकार को कुछ पड़ी नहीं है जनता की, ठीक है ना। सरकार वहाँ पे तानाशाह है भाई, अपना ही अपना सोच रही है, वो कुछ जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो इस चीज़ को लेकर भी भाई विरोध हुआ, क्रांति हुई, ठीक है ना। ये सारे रीजन्स हैं, इसे आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो, ठीक है। अगला है भाई मेन रीज़न, तो जो क्रांति हुई है, जो इतना दंगे फसाद हुए, ये मेन रीज़न क्या था? मोहम्मद बौजी जी, यानी कि मेन बंदा था। शुरुआत तो वहीं से हुई, उनकी वीडियो वगैरह वायरल हुई, तो इस पॉइंट में एक्सटेंड करके आप उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अगला भाई रीज़न क्या है? बेरोजगारी। वहाँ पे भाई काम धंधे पहले नहीं थे, गरीबी लोग वैसी थे, भ्रष्टाचार वैसी था, ऊपर से काम धंधा बिल्कुल भी नहीं। और सरकार को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी, सरकार ने रूल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी ऐसे ऐसे लगा रखे हैं, ऊपर से सरकार अलग तंग करने आ रही है। तो ये इस चीज़ का भी भाई बहुत बड़ा एक, ये भी बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा रीज़न था अरब क्रांति का, ठीक है ना। अगला है भाई सोशल मीडिया का प्रभाव। जैसे कि आपने देखा कि भाई उसने फेसबुक पर वो वीडियो डाल दी। फेसबुक पर जब वीडियो डाली तो वो सिर्फ ट्यूनीशिया देश तक ही नहीं फैली वो वीडियो, वो पूरे वर्ल्ड में फैली। और पूरे वर्ल्ड में जहाँ 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 तानाशाह ऐसे गलत गलत सिस्टम थे, हर जगह मोस्टली वही अरब, उसके आसपास की जो कंट्रीज थी ना, अरब कंट्रीज, इस वजह से अरब क्रांति कहते हैं, ठीक है ना। आसपास की जितनी भी अरब कंट्रीज थी सब में विरोध, सब में भाई तानाशाह शासन था, ठीक है ना। इस वजह से हम कहते हैं भाई सोशल मीडिया जो है इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा, ठीक है ना, अरब क्रांति के ऊपर। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है अरब क्रांति का। तो ये भाई ऐसे कारण पूछ ले जाएंगे तो आप इसे एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई, अरब क्रांति के उद्देश्य, यानी कि अरब क्रांति क्यों हुई थी भाई? कोई रीज़न तो होगा, क्या इसके पीछे टारगेट था, क्यों करी थी भाई क्रांति लोगों ने? बिल्कुल भाई कुछ अच्छा ही करने के लिए की होगी। तो भाई पहला था मानव अधिकारों का हनन रोकने के लिए, ठीक है ना। जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा था उसे रोकने के उद्देश्य से करी थी भाई अरब क्रांति लोगों ने, ठीक है ना। उसमें जो उन लोगों ने आंदोलन वगैरह करे, ये मानव अधिकारों को, जैसे भाई लोग उसे बेवजह मारा पीटा गया, उनके अधिकारों का कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है ना, उनमें अधिकार नहीं दिए गए थे। तो ये इस रीज़न की वजह से अरब क्रांति हुई थी, ठीक है ना। और यही इनका मेन उद्देश्य था कि भाई अरब क्रांति हम क्रांति कर रहे हैं तो हमें मानव अधिकार होने चाहिए, ठीक है। अगला भाई मोटिव क्या था इन लोगों का? राजतंत्र और तानाशाही को समाप्त करना है। ये जो भाई गलत सिस्टम था यहाँ पे तानाशाह वाला, या कुछ देशों में भाई राजा का तंत्र था, यानी कि राजा का भी शासन था,
तो वो भी एक तरीके से भाई राजा की मनमानी चलती है वहाँ, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी भाई अरब क्रांति की गई थी। ठीक है, अगला भाई क्या था भाई उद्देश्य, अगला था भाई समानता को बढ़ावा देना। अब समानता कैसे भाई, देखो कुछ लोग तो यहाँ पे अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, और मेनली जो थे ना अधिकारियों को स्पेशल अधिकार हुआ करते थे, और सारी जो जो अधिकारी लोग थे उनकी ही चलती थी। तो ये जो डिफरेंस है इस चीज़ को ख़त्म करना, सारे लोगों को इक्वल लाना, एक तरीके से लोकतंत्र लाना, ठीक है ना, समानता लाना। तो इस वजह से भी यहाँ पे अरब क्रांति की गई थी। ठीक है, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए भी भाई अरब क्रांति की गई थी। ठीक है ना, इस चीज़ से भाई लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, उनके आम जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। ठीक है, अगला भाई क्या है भाई हमारा मोटिव अरब क्रांति का, अगला ये है कि भाई सम्मान पूर्वक जीवन। भाई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हो रहे थे, उनका सम्मान तक नहीं किया जाता। पुलिस जहाँ सुरक्षा करती है वहाँ पुलिस ने इतनी मतलब बुरी तरीके से व्यवहार करा मोहम्मद बहूजी जी के साथ, और भी सिर्फ उनके साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है ना, तो ये सम्मानपूर्वक जीवन चाहते थे, इस वजह से इन लोगों ने क्रांति करी। ठीक है, अगला है भाई लोकतंत्र की स्थापना के लिए भाई बिल्कुल जब वो तानाशाह से किलस चुके हैं भाई, देश मतलब पूरे जनता राजतंत्र से किलस चुके हैं, तो अब वो क्या चाहते हैं, लोकतंत्र की स्थापना हो यहाँ पे, कि मतलब लोगों का शासन हो। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन हो, यानी कि लोगों की चले, लोगों को ही यहाँ पे मेन मुद्दा माना जाए, लोगों की सुनवाई की जाए, लोगों के हित में सारे कार्य जो है किए जाए। ठीक है ना, अगला मोटिव क्या है भाई, शिक्षा, विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। तो ये भी भाई आपका अरब क्रांति का एक उद्देश्य है, ताकि यहाँ पे शिक्षा वगैरह बढ़े, विकास वगैरह बढ़े, रोजगार बढ़े, इस वजह से यहाँ पे अरब क्रांति जो है की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाई आपके अरब क्रांति के परिणाम। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि अरब क्रांति तो चलो अब हो गई, ठीक है, कारण भी पता लग गया किस वजह से हुई, उस क्यों करी थी ये भी पता लग गई। अब भाई इसके परिणाम क्या हुए, जब हो गई तो उससे हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट देखो भाई क्या निकला, अरब क्रांति भाई असफल हो गई। असफल कैसे हो गई, मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ तानाशाह शासन जो है सिर्फ और सिर्फ ट्यूनीशिया से ख़त्म हुआ, और जो बाकी देशों में जो विद्रोह हुआ था ना अपने अपने शासन के खिलाफ, तानाशाह शासन के खिलाफ, बाकी देशों में ये तानाशाह शासन तब भी कायम रहा, यानी कि विरोध जो है दबा दिया गया। बाकी देशों में कैसे कैसे दबा दिया गया, कुछ देशों में भाई सेना का प्रयोग किया गया, कुछ ने भाई समझौते वगैरह कर लिए, तो ऐसे करके जो है विद्रोह दबा दिया गया, यानी कि अरब क्रांति जो है वो असफल रही। अब जब इतने सारे देशों में भाई रिजल्ट नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ देशों में निकला, तो हम असफल ही बोलेंगे इसे। ठीक है ना, तो अरब क्रांति जो है वो सिर्फ असफल रही, क्योंकि भाई ये सिर्फ और सिर्फ किस में सफल हुई थी, ट्यूनीशिया देश में, बाकी सब में फ्लॉप हो गई। क्रांति करने का कुछ फायदा नहीं हुआ, विद्रोह करने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो भाई अगला हमारा परिणाम क्या है, अगला परिणाम है भाई हमारा केवल ट्यूनीशिया में लाभ। जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, अगला रिजल्ट क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ ट्यूनीशिया में ही परिणाम निकला, सिर्फ और सिर्फ ट्यूनीशिया में ही फायदा हुआ अरब क्रांति का, और कहीं भी फायदा नहीं हुआ। और सारे देशों में जो भी विद्रोह हुआ था उन्हें दबा दिया गया, समझौते द्वारा दबा दिया गया, किसी और चीज़ों के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है ना, या सेना का प्रयोग करके। अगला है भाई कुछ देशों में सैनिक शासन मजबूत हुआ, कुछ देशों में क्या हुआ भाई, सैनिक शासन और मजबूत हो गया, यानी कि देश जो है मान लो इसके आसपास के देशों में, कुछ देशों में सैनिक शासन ऑलरेडी था, ट्यूनीशिया के आसपास के देशों में, बट जहाँ पे कम होना चाहिए था वहाँ और ज़्यादा मजबूत हो गया। क्यों मजबूत हो गया, क्योंकि भाई वहाँ पे सेना वगैरह को और ज़्यादा कठोर बना दिया विरोध को देखते हुए सरकार ने। ठीक है ना, वहाँ पे जो भी तानाशाह गवर्नमेंट थी उन्होंने सेना को और ज़्यादा मजबूत बना दिया, और ज़्यादा उन्हें दबाने की कोशिश करी गई लोगों को, और ज़्यादा मतलब थोड़ा उनके लिए हार्ड बना दी चीज़ें, ताकि ये विरोध ही ना कर पाएँ इतनी आसानी से। ठीक है, तो आप लोगों की ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, लीबिया और सीरिया तबाह हो गए। भाई लीबिया और सीरिया नाम के दो देश थे, ये भी बिल्कुल तबाह से हो गए। ठीक है ना, यहाँ तबाही क्यों मच गई, क्योंकि भाई जब जनता विरोध करेगी तो यहाँ का शासन पूरा लड़खड़ा आ गया, पूरा तहस महस हो गया यहाँ का सिस्टम वगैरह। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल तबाह हो गया। यहाँ पे कई लोगों की हत्या वगैरह हुई, मारे गए लोग जब विद्रोह किए गए, क्योंकि उधर से राजा ने भी नहीं माना, यहाँ वहाँ पे तानाशाह शासन भी नहीं माने, एक तरफ से इधर से जनता भी नहीं माने, तो आपस में जब भिड़ेंगे, यहाँ पे राजा ने बल प्रयोग का प्रयोग करा, तो बतेरे लोगों की हत्या जो है करवा दी गई। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लास्ट हमारा जो पॉइंट है लास्ट वो है सऊदी अरब में स्थित ने स्थिति को संभाला। भाई सऊदी अरब जो देश आते ना, सऊदी अरब में यहाँ पे भाई क्या हुआ, यहाँ पे इन लोगों ने स्थिति को संभाल लिया। यहाँ पे जो जनता ने विरोध वगैरह करा ना इस तानाशाह शासन को लेके, तो भाई क्या करा सरकार ने, समझौते वगैरह करे उनसे।
यानी कि कोई समझौते वगैरह के लिए किसी चीज़ों में छूट दे दी। मान लो जनता किसी चीज़ से ज़्यादा दुखी है तो उन्हें थोड़ा जो रूल्स वगैरह थे ना, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे, उन्हें थोड़ा ईजी बना दिया जनता के लिए, ताकि जनता विद्रोह खुद ही ख़त्म कर दे। जब ईजी हो ही जाएगा तो जनता भी फिर क्यों विद्रोह करेगी। तो यहाँ पे रूल्स वगैरह जो है खुद ही कम कर दिए, ताकि हमारी सरकार भी ना जाए, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये करा ताकि हमारी सरकार भी न जाए और भाई हमारा जो है शासन भी कायम रहे, ठीक है, और जनता भी विद्रोह ना कर पाए। तो इस वजह से रूल्स वगैरह थोड़े जो है इजी बना दिए। तो भाई ये आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक जो है मैंने खत्म कर दिए आपके इस चैप्टर के, ठीक है ना। आई होप कि आपको कंप्लीट चैप्टर जो है समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैंने लिखवाया आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ भाई आप बुक ज़रूर पढ़ना। अगर समझ नहीं आया हो तो भाई वीडियो को एक बार और ज़रूर देखना, 100% समझ में आ जाएगा। और एक बार बुक की रीडिंग ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।